एके नॉवल यूनिवर्स पे आपका स्वागत है, जहाँ कहानियाँ बनती हैं ज़िंदगी का हिस्सा और हर एक शब्द खोलता है एक ज़िंदगी का नया सफ़र। तो चलिए खो जाते हैं इस उपन्यासों की अद्भुत दुनिया में। विराट ने अपनी आशंका की पुष्टि के लिए अन्या से ताबीज को फिर से सक्रिय करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि अन्या का पीला चेहरा साफ बता रहा था कि यह सही समय नहीं था। अन्या, तुमने अपना बचपन कैसे बिताया? बचपन में मैं माँ के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमती रही, कभी एक साल से ज्यादा कहीं नहीं रुकी। जैसे ही मैं कहीं घुलने मिलने लगती थी, हमें फिर से जाना पड़ता था। अन्या ने धीरे धीरे अपने बचपन के अनुभव बताए। कोई बच्चा मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता था। बाद में मैंने कोशिश करना ही छोड़ दिया। मुझे पता था कि मुझे जल्द ही जाना होगा और अगर दोस्त बन जाते तो बहुत दुख होता। विराट ने पूछा, तुम्हारी माँ क्यों लगातार घूमती रहती थी, क्या तुम जानती हो? अन्या ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में भी भ्रम का भाव था। इसने विराट को अन्या के प्रति एक असहज असुरक्षा और अकेलापन महसूस कराया। अन्या की बातों से ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ हमेशा किसी चीज से भागने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए उन्हें लगातार जगहें बदलनी पड़ती थी। और तुम, विराट? अन्या ने सिर घुमाकर विराट को देखकर प्यारी मुस्कान दी। मुझे लगता है कि तुम हाल ही में बहुत बदल गए हो। तुम ज्यादा लंबे और बहुत मजबूत हो गए हो, और कुल मिलाकर मैं क्या कहूँ, तुम में एक नई ऊर्जा है। ऐसा लगता है जैसे तुम पूरी तरह से एक अलग इंसान बन गए हो। अन्या की तारीफ सुनकर विराट ने अपना सिर खुजलाया। हाँ हाँ हाँ, यह शायद सुरक्षा प्रशिक्षण के कारण है। थोड़ी देर बात करने के बाद अन्या काफी थकी हुई लगी और विराट ने उसे आराम करने के लिए वापस भेज दिया। कुछ दिनों की छानबीन के बाद रुद्र ने पुष्टि की थी कि उसने पहले माधवन को जो जानकारी दी थी उसमें कुछ कमी रह गई थी। विराट ने वास्तव में एक इनाम मिशन पूरा करके एक जूनियर इनाम शिकारी का प्रमाणन प्राप्त कर लिया था। इस वजह से रुद्र ने विराट के प्रति अपना सम्मान बहुत बढ़ा दिया। वह अब उसे महत्व दे रहा था। रुद्र की राय में विराट का निजी इतिहास एक कोरी स्लेट जैसा था। एक किसान परिवार में जन्मा, तेजस्व नगर में पला बड़ा, वह लगभग कभी तेजस्व नगर से बाहर नहीं गया था। और फिर भी इस किसान के बेटे ने सिर्फ एक महीने में खुद को बदलकर एक इनाम शिकारी बनने का मुकाम हासिल कर लिया था। ये बहुत ही विलक्षण था। ऐसी कहानियां अक्सर घूमते हुए गायकों द्वारा सुनाई जाती थीं। भले ही इस युवक को श्रीमती आद्या ने एक बार पढ़ाया था, फिर भी यह सुधार आश्चर्यजनक था। रुद्र ने पहले सोचा था कि विराट सुरक्षा प्रशिक्षण में हिस्सा ले रहा होगा, लेकिन प्रशिक्षण स्थल से कई बार गुजरने का नाटक करने पर भी उसे वह काले बालों वाला युवक कभी नहीं मिला। कुछ और बार देखने के बाद उसने पुष्टि कर ली कि विराट अब प्रशिक्षण में भाग नहीं ले रहा था। ये रुद्र के लिए और भी बेहतर था, खासकर हाल ही में भेड़िए के हिंसक हमले के बाद हर्षवर्धन हवेली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। हवेली के भीतर एक नौकर को चुपचाप खत्म करना उसके लिए भी मुश्किल और जोखिम भरा होता। अब जब वह हवेली में नहीं था तो वह घर पर ही होगा। इस प्रकार रुद्र ने विराट के घर का पता लगाना शुरू कर दिया। पिछली रात उसने वो भोजनालय में एक शराबी को शराब पिलाई और महज एक चांदी के सिक्के में विराट के घर का पता पूछ लिया। रुद्र को ये जानकर खुशी हुई कि विराट का घर तेजस्व नगर के दक्षिणी किनारे के पास एक जंगल से सटा हुआ था, जहां ज्यादा लोग नहीं गुजरते थे। ये काम करने के लिए एक बेहतरीन जगह थी। पिछली रात इलाके की टोह लेने के बाद रुद्र आज सुबह विराट के घर के पास की एक गली में छिपकर बैठ गया। संयोग से रुद्र के छिपने के 5 मिनट के भीतर ही विराट एक भेड़ की खाल में लपेटा विशाल खड्गा लिए हुए बाहर आया और अपनी सुबह की ट्रेनिंग के लिए जंगल में एक खुले मैदान की ओर चला गया। ये देखकर रुद्र के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इतनी आसानी से हो जाएंगी। थोड़ी देर बाद रुद्र चुपचाप विराट का पीछा करते हुए जंगल के गहरे खुले मैदान में पहुंच गया। हालांकि जब उसने दूर से विराट को विशाल भालू तलवार तकनीक का अभ्यास करते देखा तो उसके दिल का झटका अवर्णनीय था और उसकी आंखें लगातार झपक रही थीं। ये कैसे संभव है? इकट्ठी की गई जानकारी के अनुसार इस विराट नाम के युवक ने पहले कभी कोई सुरक्षा प्रशिक्षण या यहां तक कि बुनियादी सेना प्रशिक्षण भी नहीं लिया था। फिर भी बिना किसी आधार के वो सिर्फ एक महीने में इस स्तर तक पहुंच गया है। इसकी तुलना में दिव्य रक्त पीने के बाद मास्टर दिनेश की ट्रेनिंग में प्रगति थोड़ी कम थी। अगर रुद्र ने लड़के की आंखों को साफ और जीवंत न देखा होता तो वह सोचता कि उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। इस युवक की योद्धा क्षमताएं बस शीर्ष स्तर की हैं। यह महागढ़ जिले की श्रीमती आद्या जैसी प्रतिभाशाली योद्धा के बिल्कुल बराबर है। अब वह समझ गया था कि श्रीमती आद्या इस युवक की प्रतिभा को इतना अधिक महत्व क्यों देती थी। इस युवक की प्रतिभा पूरे साम्राज्य में कहीं भी सम्मान और पोषण के लायक थी।
ऐसे युवक को सीधे मारना वास्तव में शर्म की बात होगी। रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया, मन ही मन आह भरते हुए। हालांकि वह हमेशा से जानता था कि विराट पहले से ही श्रीमती आद्या के प्रति वफादार था, फिर भी उसने पहले ये पूछने की योजना बनाई कि क्या वह नॉमन परिवार में शामिल होना चाहेगा। ये प्रतिभा के प्रति सम्मान का एक रूप था। अगर वह सहमत होता है तो जमींदार नॉमन निस्संदेह बहुत खुश होंगे। उस स्थिति में भले ही उसे अपने युवा मालिक से डांट सुननी पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वह मना करता है तो यह वास्तव में अफसोसजनक होगा। ये सर्वविदित है कि कई युवा चीलों को पेड़ के नीचे गिरने से पहले पंख फैलाने का मौका नहीं मिल पाता। पूरी सफलता सुनिश्चित करने के लिए रुद्र थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के पीछे छिप गया और अपनी लंबी तलवार पर धीरे धीरे एक हल्का हरा घातक जहर लगाने लगा। विराट विशाल भालू तलवार तकनीक का अभ्यास करते हुए हमेशा महसूस कर रहा था कि उसे कोई देख रहा है, लेकिन शायद शुरुआत में द्वेष इतना स्पष्ट नहीं था, इसलिए उसके मुख्य कौशल खतरे की पहचान स्तर 2 ने एक मजबूत चेतावनी नहीं दी थी। लेकिन अभी अभी उसके मन में अचानक एक खतरे की घंटी बजी। विराट जानता था कि उसे देखने वाला व्यक्ति सच में मौजूद है और वह शायद हमला करने वाला था। और उसी क्षण उसने दुश्मन के संभावित स्थान का पता लगा लिया। यह उसके बाएं पीछे की ओर था। वहां कौन है? विराट ने रुद्र की दिशा में तेजी से देखा। इससे रुद्र ने विराट के मूल्यांकन को और ऊंचा कर दिया। ऐसी तीक्ष्ण समझ वास्तव में एक ईर्ष्यायोग्य प्रतिभा। इस प्रकार विराट की दृष्टि रेखा में शिकार के कपड़े पहने हुए और कमर पर तलवार लटकाए हुए एक आदमी धीरे धीरे घने जंगल से बाहर आया। विराट, एक गहरी पुरुष आवाज आए। मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूं। ध्यान से सुनो विराट, मैं तुम्हें अभी एक मौका दे रहा हूं। अगर तुम नॉमन परिवार के प्रति निष्ठा रखने को तैयार हो तो ये तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा निर्णय होगा। सामने वाले ने सीधे विराट के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि कुछ अप्रत्याशित कहा। यह सुनकर विराट चौंक गया। क्या ये भर्ती है? हालांकि सामने वाले का श्रेष्ठ रवैया स्पष्ट रूप से दान जैसा था। विराट को सहज रूप से असहजता महसूस हुई। फिर भी विराट ने विनम्रता से सामने वाले के बैकग्राउंड के बारे में पूछने की योजना बनाई। आपके सम्मान के लिए धन्यवाद श्रीमान, लेकिन मेरी अज्ञानता को क्षमा करें, क्या नॉमन परिवार किसी अन्य जिले का कोई महान कुलीन परिवार है? विराट, तुमने अभी अभी जो कहा है वह कुलीन जमींदार नॉमन का अपमान है। नॉमन परिवार के क्रोध को तुम झेल नहीं पाओगे। मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से गुस्सा दिखाया। जमींदार? विराट तुरंत समझ गया, ये व्यक्ति नॉमन नाम के एक कम जाने पहचाने जमींदार परिवार से था, न कि वह कुलीन या जागीरदार जिसके बारे में उसने अनुमान लगाया था। उसके सवाल ने स्पष्ट रूप से सामने वाले को नाराज कर दिया था, जिसे एक चुनौती और तिरस्कार के रूप में देखा गया था। लेकिन निश्चित रूप से वह सामने वाले के प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं करेगा। लंबी टांगों वाली सुंदर श्रीमती आद्या के लिए अंगरक्षक योद्धा बनने के अवसर को छोड़कर किसी ऐसे जमींदार के घर में नौकर बनना जिसकी जमीनें भी वह नहीं जानता। विराट ने सिर हिलाया, अपनी अभिव्यक्ति सीधी की, थोड़ा झुका और माफी मांगी। मुझे माफ करना, आपके सम्मान के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तो यह वास्तव में एक अफसोस है। तुमने अपनी जान बचाने के अवसर को ठुकरा दिया। एक प्रतिभाशाली योद्धा यही गिरने वाला है। सचमुच अफसोसजनक। मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति ने हल्के से सिर हिलाया। अगले ही सेकंड में स्थिति अस्थिर हो गई। क्लांग! सामने वाले ने तुरंत एक लंबी तलवार खींची, अपने पैर के सिरे से जोर लगाया और विराट पर हमला कर दिया। कितनी तेज! विराट की पुतलियां सिकुड़ गईं। विरोधी की गति पिछली बार उस पर हमला करने वाले हत्यारे से कम नहीं थी। क्लांग! विराट किसी तरह अपने विशाल खड्ग से लंबी तलवार के वार को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन फिर भी 2 कदम पीछे हट गया। भर्ती में विफल होने पर हत्या, ये कितना हावी है। इसके अलावा विरोधी की ताकत और फुर्ती किसी औपचारिक योद्धा के करीब है। विराट आश्चर्यचकित था, लेकिन विरोधी उससे भी ज्यादा आश्चर्यचकित था। रुद्र ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक किसान का बेटा इस स्तर तक पहुंच गया होगा। उसके पूरे बल से किए गए वार को झेलकर केवल कुछ कदम पीछे हटना, वह उससे कहीं अधिक कुशल था जितना कि रुद्र ने विराट को तलवारबाजी का अभ्यास करते समय अनुमान लगाया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उसकी ताकत लगभग एक योद्धा की थी। यह इंगित करता है कि विरोधी की ताकत पूरी तरह से तीसरे स्तर के सुरक्षा प्रशिक्षु के स्तर तक पहुंच गई थी। यहां तक कि उसकी तुलना में भी अंतर बहुत बड़ा नहीं है। क्या यह उस सांस लेने की तकनीक के कारण हो सकता है जिसका वह अभ्यास कर रहा था? बस विरोधी की गति थोड़ी धीमी थी, स्पष्ट रूप से मेरी तुलना में 2 स्तर नीचे।
अच्छा है, हालांकि कुछ बदलाव हैं, सब कुछ अभी भी नियंत्रण में है। चूंकि विरोधी धीमा था, अनुभवी रुद्र ने तुरंत सर्वश्रेष्ठ रणनीति के बारे में सोचा। वह थी सबसे तेज वार वाली तलवार तकनीक का उपयोग करना, विरोधी को अप्रत्याशित रूप से पकड़ना। विराट ने पहले ही अपनी पूरी क्षमता का 30% शक्ति विस्फोट सक्रिय कर दिया था, जिससे उसकी ताकत 14 अंक से ऊपर पहुंच गई थी, लेकिन उसने पाया कि वह अभी भी थोड़ा पीछे रह गया था। इससे विराट ने अनुमान लगाया कि उसके विरोधी की ताकत लगभग 15 अंक थी, लेकिन निश्चित रूप से 16 अंक से अधिक नहीं थी। हालांकि उसकी तुलना में विरोधी की गति बहुत तेज थी। अगर उसकी खतरे की पहचान स्तर 2 नहीं होती तो शायद वह घायल हो चुका होता। अच्छा है, अब अंक वितरित करने के बारे में कोई हिचकिचाहट नहीं है। विराट ने तुरंत फुर्ती पर एक विशेषता बिंदु का उपयोग किया, जिससे ये सफलतापूर्वक 10 अंकों के प्रमुख मील के पत्थर तक पहुंच गया। क्लांग। इस प्रकार 1 सेकंड बाद रुद्र का तेज वार वाला हमला अभी भी उसके सामने वाले युवक द्वारा दृढ़ता से रोक दिया गया था। इससे रुद्र के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आया, उसके सामने वाले युवक की गति वास्तव में बढ़ गई थी। शुरुआत में गति में हावी होने से लेकर अब केवल थोड़ा बेहतर होने तक। शुक्र है, मैं तैयार था, घातक जहर लगा रखा था। बस एक वार और यह खत्म हो जाना चाहिए। रुद्र के तलवार के वार और भी तेज हो गए, एक भयंकर तूफान की तरह विराट पर वार कर रहे थे। क्लिंग क्लांग क्लांग, बैंग। रुद्र की तलवार विराट की छाती को छूते हुए गुजरी, उसके सूती जैकेट की सतह को काट दिया। हुँ, धातुई कवच। रुद्र, ये सोचकर कि उसने जीत हासिल कर ली है, ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसके सामने वाला युवक एक दुर्लभ धातुई कवच पहने हुए था, जिसके कारण उसका वार अभी अभी व्यर्थ गया। जैसे जैसे लड़ाई इस बिंदु तक बढ़ी, रुद्र को खुद भी यह एहसास नहीं हुआ होगा कि वह धीरे धीरे अपनी मूल योजना से भटक गया था। उसकी शुरुआती योजना थी, एक बार जब विराट मना कर दे तो उसे कुछ सेकंड के भीतर खत्म कर देना, फिर जल्दी से शरीर का निपटारा करके निकल जाना। लेकिन अब, हालांकि वह थोड़ा आगे था, पूरी लड़ाई भयंकर रूप से लड़ी जा रही थी। इस मामले में विरोधी को थोड़े समय में खत्म करना और बिना किसी परेशानी के निकल जाना बेहद मुश्किल है। हम मुख्य सड़क से ज्यादा दूर नहीं हैं। अगर मैंने बहुत देर लगाई तो ये दूसरों का ध्यान खींच सकता है, जो परेशानी भरा होगा। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी गुप्त तकनीक का उपयोग करना होगा। दूसरी ओर विराट भी ध्यान से रुद्र को देख रहा था, उसका दिमाग तेजी से दुश्मन को तोड़ने की रणनीति खोज रहा था। विरोधी की तलवारबाजी बहुत व्यवहारिक है, बेहद घातक है और उसके पास भरपूर अनुभव है। उसकी समग्र क्षमता स्पष्ट रूप से मुझसे ऊपर है। सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात विरोधी की हमले की गति है, वह उस हत्यारे से भी तेज है। फुर्ती में एक अंक जोड़ने के बाद भी यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। विराट ने अचानक अपनी पूरी ताकत झोंककर एक गर्जना करने वाले वार का प्रदर्शन करने पर भी विचार किया था। लेकिन विरोधी के हमला करने की आसानी को देखते हुए, अगर मैंने सही समय पर वार नहीं किया, तो शक्ति विस्फोट के साथ पूरी शक्ति लगाने पर भी मैं उसे शायद ही मार पाऊंगा। और एक बार विफल होने पर और विरोधी सतर्क हो गया तो ऐसा मौका फिर से मिलना मुश्किल होगा। गर्जना का वार मेरी बाजी पलटने का एकमात्र मौका है, इसे तभी इस्तेमाल किया जाना चाहिए जब पूर्ण निश्चितता हो। अरे, योद्धा की लंबी तलवार की हल्की हरी चमक, यह जहरीली है। इस पल का फायदा उठाते हुए विराट ने ध्यान से देखा कि योद्धा की लंबी तलवार एक हल्की हरी चमक छोड़ रही थी। इससे विराट चिंतित और नाराज हो गया। अगर मैंने अभी धातुई कवच नहीं पहना होता तो क्या मुझे पहले ही जहर लग चुका होता? यह एक ऐसी स्थिति थी जहां कोई भी गलती घातक हो सकती थी। अब किसी भी विशेषता बिंदु को बचाकर रखना आत्मघाती होगा। विराट ने निर्णायक रूप से अपने अंतिम विशेषता बिंदु का उपयोग फिर से फुर्ती पर किया। इसके साथ उसकी फुर्ती 11 अंक तक पहुंच गई। उसकी समग्र स्थिति भी अपनी चरम पर लौट आए। अचानक रुद्र ने वार किया। रुद्र ने अपनी तलवार को फिर से विराट की ओर घुमाया। उसके दाहिने हाथ की लंबी तलवार तेज गति से चलते हुए 3 फलकों में बदल गई, एक तीखी काटने की आवाज के साथ एक साथ विराट के माथे, गर्दन और छाती की ओर वार किया। ये रुद्र का मुख्य वार था, नाग रक्षक की गुप्त तलवार तकनीकों में से एक तेज तलवार तिहरा वार। पलक झपकते ही विराट ने तुरंत अनुमान लगाया कि यह विरोधी का अंतिम दांव होगा। अति तेज तलवार की गति का उपयोग करके उसके शरीर के 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को भेदना। तलवार इतनी तेजी से चली कि उसकी रेटिना पर परछाइयां दिखाई दी, इसलिए उसने एक ही समय में 3 तलवारों के वार का भ्रम देखा। लेकिन विराट के दिल में कोई डर नहीं था, इसके बजाय उसे उत्साह महसूस हुआ। ये वार दुश्मन का मुख्य दांव था, उसका अपना संकट था, लेकिन दूसरी ओर उसका अपना मौका भी था।
हालांकि विरोधी बहुत तेज था, इस घातक वार के लिए पूरी तरह से समर्पित होने का मतलब था कि पहले की तरह दिशा बदलना उसके लिए बेहद मुश्किल हो गया था। ये बिल्कुल एक पूरी गति से दौड़ने वाले धावक की तरह था जो तुरंत रुकने की कोशिश कर रहा हो, जिसे हासिल करना लगभग असंभव था। एक पल में विराट की आंखों के कोने में एक भयंकर दृढ़ संकल्प चमक उठा। उसने रक्षात्मक मुद्रा का प्रदर्शन नहीं किया, जो विशाल भालू तलवार तकनीक में एकमात्र रक्षात्मक वार था। इसके बजाय उसने जवाबी हमला करने का फैसला किया। शक्ति विस्फोट। विराट का पूरा शरीर अचानक सूज गया, उसकी ऊंचाई लगभग 1.7 मीटर से बढ़कर लगभग 1.9 मीटर हो गई, उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां तनी हुई और उभरी हुई थीं। सीमा तोड़ दी। क्या तुम एक औपचारिक योद्धा हो? रुद्र ने सदमे में चिल्लाया। इससे रुद्र के हमला करने की गति रुक गई और उसके घातक वार की शक्ति बहुत कम हो गई। रुद्र को दोष नहीं दिया जा सकता था। विराट का शक्ति विस्फोट एक औपचारिक योद्धा द्वारा सीमा तोड़ना करने के समान था। जो कोई भी देखता वह यही सोचता कि विराट एक औपचारिक योद्धा था जो सीमा तोड़ना कर रहा था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए जब विरोधी थोड़ा सा भी हिचकिचाया, विराट की छाती फूल गई, उसकी गर्दन की नसें बाहर निकल आईं, उसकी गर्दन की मांसपेशियां एक अजगर की तरह मुड़कर फैलने लगीं। इससे रुद्र के दिमाग में खतरे की घंटी बज गई और वह सहज रूप से तेज गति से पीछे हटने लगा। उसके मुख्य वार तेज तलवार तिहरा वार का निष्पादन इस प्रकार अचानक समाप्त हो गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि रुद्र ने ऐसा निर्णय लिया। मूल रूप से उसके 3 वार विराट के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को लक्षित कर रहे थे, लेकिन विराट के तेजी से बदले हुए शरीर के साथ भले ही वार आर पार हो जाते, वे शायद विराट के जीवन को तुरंत समाप्त करने में सक्षम नहीं होते, केवल उसे घायल कर पाते लेकिन मार नहीं पाते। फिर भी विराट का वर्तमान शारीरिक रूप बहुत भयानक था। रुद्र ने तुरंत महसूस किया कि विराट का आगामी हमला निश्चित रूप से भयंकर होगा। रुद्र जीवन के बदले जीवन नहीं चाहता था, इसलिए एकमात्र विकल्प पीछे हटना था। लेकिन अभी अभी तेज गति से आगे बढ़ने के बाद तुरंत पीछे हटना इतना आसान नहीं था। हालांकि रुद्र अपनी संभावित योद्धा स्तर पर खरा उतरा, उसके शरीर की जड़ता आधे सेकंड से भी कम समय में आगे बढ़ने से पीछे हटने में बदल गई। लेकिन उस संक्षिप्त आधे सेकंड से भी कम समय में पासा पलट गया। हाँ, एक जोरदार गर्जना के साथ विराट का मुंह चौड़ा खुल गया और सांस का एक उग्र प्रवाह तोप के गोले की तरह बाहर निकला। एक विशाल ध्वनि तरंग विराट के खुले मुंह के चारों ओर केंद्रित एक सुनामी की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। इस तरह के क्षेत्र प्रभाव वाले ध्वनि हमले से रुद्र स्पष्ट रूप से बच नहीं सकता था और उसके और विराट के बीच की दूरी को देखते हुए ध्वनि तरंग की शक्ति अपने चरम पर थी। रुद्र ने केवल महसूस किया कि उसके चेहरे पर हवा का एक मजबूत झोंका लगा, जिससे उसकी त्वचा तेजी से कांप उठी। उसी समय उसके कान के पर्दे में एक चुभने वाला दर्द महसूस हुआ, उसका सिर तुरंत भनभनाने लगा और ध्वनि तरंग के रुद्र के गुजरने के बाद ये तेज गति से फैलती रही, जिससे पास के पेड़ जोर से सरसराने लगे और पत्ते गिरने लगे। हालांकि रुद्र केवल एक बहुत ही संक्षिप्त क्षण के लिए ध्वनि हमले से प्रभावित हुआ, केवल 1 सेकंड का एक अंश, जब तक वह फिर से प्रतिक्रिया कर पाता। उसने पाया कि वह हिलने में असमर्थ था। तुरंत उसने अपने पेट में एक तीव्र दर्द महसूस किया। दरअसल जैसे ही विराट ने वह बहरा कर देने वाली दहाड़ लगाई, उसकी उभरी हुई मांसपेशियों ने उसके हाथों को तेज गति से विशाल खड्गा को रुद्र की कमर और पेट पर घुमाने के लिए प्रेरित किया, जिससे हवा में एक सुंदर चांदी का अर्धवृत्त बन गया। समय कुछ सेकंड के लिए थम गया। रुद्र ने अपना सिर नीचे किया। हुश! बड़ी मात्रा में ताजा खून बह निकला, साथ ही आंतें और अन्य अंग भी। आह! रुद्र दर्द की चीख को दबा नहीं सका। धम्म! रुद्र ने योद्धा की लंबी तलवार गिरा दी और जमीन पर घुटने टेक दिए, हताश होकर अपने हाथों से लंबे घाव को ढकने और लगातार बाहर निकली हुई आंतों को वापस अंदर धकेलने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वह कई लड़ाइयों से गुजरा था, वह हमेशा विजेता रहा था। निश्चित रूप से उसने ऐसा दर्द, साथ ही आसन मौत का डर कभी अनुभव नहीं किया था। ऐसी चोट अगर वह एक योद्धा भी होता तो भी सहन करना बहुत मुश्किल होता, ये तो वह एक भी नहीं था। जल्द ही जैसे जैसे जीवन कम होता गया, रुद्र की हरकतें धीमी होती गईं। उसने अपना सिर उठाया, विराट को ध्यान से देखा, उसका मुंह हिल गया जैसे वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में कुछ नहीं निकला और वह जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों में अनिश्चितता का भाव भी फीका पड़ गया। विराट भी दर्द में था, एक हाथ से विशाल खड्गा के सहारे खड़ा था और दूसरे हाथ से अपनी छाती को पकड़े हुए था। उसे जोर से खांसी आने लगी। खांसी, खांसी। पहली बार गर्जना का वार विशेष चाल का उपयोग करते हुए मैंने बहुत ज्यादा बल लगाया, ऐसा लगता है कि मेरे फेफड़ों को थोड़ा नुकसान पहुंचा है।
लेकिन शुक्र है परिणाम महत्वपूर्ण थे। विराट रुद्र के शव को देखकर थोड़ा भावुक भी महसूस किया। विरोधी मुझसे पूरी तरह से बेहतर था, ताकत और फुर्ती दोनों शायद 13 या 14 अंक के आसपास थी। मेरे फुर्ती को 2 अंक बढ़ाने के बाद भी मैं उसके द्वारा दृढ़ता से दबाया गया था। विशेष चाल गर्जना का वार की अंतर्दृष्टि के बिना ये लड़ाई बहुत गंभीर हो सकती थी। इससे विराट के दिल में एक बार फिर से जल्दी करने की भावना तेज हो गई। पूरी लड़ाई के दौरान उसके अंत तक विराट के मन में अभी भी कई सवाल थे। ये नॉर्मन जमींदार परिवार कहाँ से आया? भर्ती होने से मना कर दिया तो फिर मरना होगा। यह इतना कठोर नहीं हो सकता। तो मैं उनके साथ कैसे उलझ गया? थोड़ी देर सोचने के बाद विराट ने फैसला किया कि वह बाद में इंस्पेक्टर हेमंत से सावधानीपूर्वक पूछताछ करने के लिए समय निकाल सकता है। आखिरकार वह जिला मुख्यालय से स्थानांतरित हुआ था और उसे महागढ़ जिले के भीतर के प्रमुख कुलीन परिवारों से परिचित होना चाहिए। अगर इस तथाकथित नॉर्मन जमींदार परिवार का क्षेत्र महागढ़ जिले में है तो इंस्पेक्टर हेमंत शायद कुछ उपयोगी जानकारी प्रदान कर पाएगा। बिना किसी हिचकिचाहट के विराट आगे बढ़ा और सावधानी से शरीर पर एक और वार किया। एक बार जब उसने पुष्टि कर ली कि दूसरा पक्ष वास्तव में मर चुका है तो विराट जल्दी से नीचे झुका और तलाशी शुरू कर दी। जल्द ही उस आदमी की थैली में एक छोटी काली चौकोर बोतल मिली। अरे ये डिजाइन, क्या ये घातक जहर हो सकता है? फिर विराट को उस आदमी की थैली में सोने के सिक्कों का एक छोटा बैग मिला जिसमें लगभग 1 दर्जन सोने के सिक्के और 20 से अधिक चांदी के सिक्के थे। आखिरी वस्तु चमड़े का एक असाधारण रूप से साफ सुथरा मुड़ा हुआ टुकड़ा था जो उसकी पीली सतह और घर्षण से थोड़े सफेद किनारों को देखते हुए कुछ पुराना लग रहा था और उसके मालिक द्वारा इसे बार बार पढ़ा गया था। विराट ने इसे तुरंत नहीं खोला क्योंकि उसने अभी अभी जो गर्जना का वार इस्तेमाल किया था उससे बहरा कर देने वाली आवाज निकली थी और घने जंगल की बाधा के बावजूद विराट का मानना था कि यह पास की सड़क तक पहुंच गई होगी। इस प्रकार जैसे ही विराट ने शरीर की तलाशी पूरी की उसने तुरंत उसे जंगल में और अंदर खींच लिया और लड़ाई के निशान को अपने विशाल खड्ग से ढकने के लिए थोड़ा बदल दिया। सोचने के बाद विराट ने विरोधी के हथियार को न उठाने का फैसला किया। क्योंकि विरोधी के योद्धा की लंबी तलवार के मूठ पर एक विशिष्ट पैटर्न था, विराट इसे वापस ले जाने पर भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और इसे लोहार की जगह पर पिघलाना भी उतना ही जोखिम भरा था। इसलिए कहानी विराट का उदय। अपने श्रेष्ठ अधिकारी को ऐसा बयान देते सुनकर बगल के सभी रात्रि प्रहरियों ने काफी उत्सुकता से विराट की ओर देखा। कुछ रात्रि प्रहरियों ने विराट को हिंसक सियार भेड़ियों के साथ पिछली लड़ाई के दौरान देखा था, जबकि अन्य ने नहीं। लेकिन अब वे सभी उत्साहपूर्वक इस युवा की क्षमता देखने के लिए उत्सुकता से चारों ओर जमा हो गए। इंस्पेक्टर हेमंत के अचानक अनुरोध से विराट पहले तो चौंक गया, लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराया, सिर हिलाया और खुशी खुशी सहमत हो गया। विराट, बेशक इंस्पेक्टर हेमंत। उसे आखिरकार समझ आ गया कि जब उसने रात्रि प्रहरियों के प्रशिक्षण मैदान के बारे में पूछा था तो इंस्पेक्टर हेमंत का मूड क्यों इतना अच्छा हो गया था। ऐसा लगता है कि उसी क्षण दूसरे पक्ष ने पहले ही उसकी शक्ति का परीक्षण करने के बारे में सोच लिया था। पर अंदर ही अंदर विराट ने सोचा कि वह निश्चित रूप से शक्ति विस्फोट का पूरी क्षमता से उपयोग नहीं कर सकता, अन्यथा उसके 22 अंकों की शक्ति शायद एक औपचारिक नाइट इंस्पेक्टर हेमंत से भी अधिक हो जाएगी। नौकरी के पहले ही दिन अपने श्रेष्ठ को घायल कर देना, ये तरीका। जैसे ही उसने उस दृश्य की कल्पना की, विराट अनजाने में थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि मैं पिछली बार घायल हिंसक सियार भेड़िए को मुश्किल से रोक पाया था, मेरी वर्तमान आधार शक्ति 11 अंक अभी भी थोड़ी कमजोर है। तो मुझे अपनी शक्ति विस्फोट का केवल 30% ही इस्तेमाल करना चाहिए। अपने श्रेष्ठ के लिए थोड़ा सा आश्चर्य अभी भी आवश्यक है। अपना निर्णय लेते हुए विराट ने मुक्का मारने के लिए अपनी स्थिति ली। अगले ही पल अपने बाएं पैर के धक्के से उसकी आकृति सभी के पास से कौंध गई और उसने एक विस्तारित रुख वाला सीधा मुक्का मारा जो इंस्पेक्टर हेमंत की फैली हुई दाहिनी हथेली से जोर से टकराया। धमाका! एक मुट्ठी के हथेली से टकराने की धीमी आवाज गूंजी। जैसे ही उसका मुक्का लगा, विराट को लगा कि इंस्पेक्टर हेमंत का बड़ा हाथ सख्त चमड़े की परतों जैसा है जो आपस में चिपका हुआ है। उसने उसके मुक्के के प्रभाव को सोख लिया, जिससे वह तब तक छितरा गया जब तक कि अदृश्य नहीं हो गया। इंस्पेक्टर हेमंत ने अपनी ताकत के पलटाव को बहुत कम हद तक नियंत्रित किया, जिससे विराट लगभग कोई बल महसूस नहीं कर पाया। ताकत पर यह नाजुक नियंत्रण, जो अपनी मांसपेशियों और अन्य चीजों पर उच्च और गहन महारत का संकेत देता है, विराट की वर्तमान पहुंच से बाहर था। इंस्पेक्टर हेमंत, बहुत बढ़िया। विराट, तुम्हारी नाइटहुड क्षमता मेरी कल्पना से भी बेहतर है।
विराट के मुके की शक्ति को महसूस करने के बाद इंस्पेक्टर हेमंत के होंठ सदमे और खुशी के मिश्रण से थोड़े मुड़े और उनकी आंखें उत्सुकता से चमक उठी, जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। उनकी हथेली में अभी भी झंझनाहट महसूस हो रही थी। विराट की क्षमताओं में वास्तव में इतनी तेजी से सुधार हुआ है। इंस्पेक्टर हेमंत की दाहिनी कोहनी थोड़ी झुकी, उनकी बांह लगभग अगोचर उच्च गति से कई बार कांपी और फिर उन्होंने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रख लिए। देख रहे रात्रि प्रहरियों में कुछ ऐसे भी थे जो प्रतिभा को पहचानते थे। विराट की गति से लेकर उसके मुके की स्पष्ट आवाज तक वे बता सकते थे कि उनके सामने का युवा असाधारण था, और उनके श्रेष्ठ की आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति ने उनके संदेह की पुष्टि कर दी। इंस्पेक्टर हेमंत ने चारों ओर देखा और फिर विराट की ओर मुड़े। इंस्पेक्टर हेमंत, आओ मेरे दफ्तर चलते हैं। जब दोनों दफ्तर लौटे तो इंस्पेक्टर हेमंत ने पहल करते हुए पूछा, इंस्पेक्टर हेमंत, तुम विशाल भालू श्वास तकनीक का अभ्यास कर रहे होगे, है ना? विराट ने सिर हिलाया। भले ही वह स्वीकार न करता, इंस्पेक्टर हेमंत के ज्ञान से वह पहले ही अनुमान लगा चुके होते। इंस्पेक्टर हेमंत, तुम्हारी वर्तमान शक्ति पहले ही टियर 3 नाइट सेवक के स्तर तक पहुंच चुकी है। तुम्हारी प्रगति दर को देखते हुए तुम शायद लगभग 6 महीने में एक पूर्ण नाइट को चुनौती देने में सक्षम हो जाओगे। ऐसी प्रशंसनीय प्रतिभा। हालांकि उन्नत जादुई औषधि एक बड़ी समस्या होगी, समय बहुत कम है और यह अत्यधिक संभावना नहीं है कि तुम रात्रि प्रहरियों के कार्यों के माध्यम से उन्नत जादुई औषधि के लिए पर्याप्त योग्यता अर्जित कर पाओगे। इंस्पेक्टर हेमंत कुछ सोचते हुए माथे पर शिकन डालते हुए बोले। इंस्पेक्टर हेमंत, यह मामला ऐसा लगता है केवल तुम्हारे गुरु द्वारा ही हल किया जा सकता है। विराट, जी। इंस्पेक्टर हेमंत, क्या आप उन्नति जादुई औषधि के बारे में बता सकते हैं? विराट ये सवाल पूछना चाहता था। इससे पहले आद्या ने इस विषय से परहेज किया था और इंस्पेक्टर हेमंत ने योग्यता अंकों पर चर्चा करते समय केवल इसका उल्लेख किया था, विस्तार से नहीं बताया था। इंस्पेक्टर हेमंत, क्या तुम्हारे शिक्षक प्रशांत ने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया है? इंस्पेक्टर हेमंत ने थोड़े आश्चर्यचकित भाव से विराट की ओर देखा। ये सुनकर विराट थोड़ा रुका। मेरे अपने शिक्षक? फिर विराट को समझ आया। ये तथ्य कि मेरी श्वास तकनीक और तलवारबाजी वास्तव में श्रीमती आद्या द्वारा सिखाई गई थी, मैंने इंस्पेक्टर हेमंत से कभी इसकी पुष्टि नहीं की। तो उनके मन में उन्होंने हमेशा कल्पना की है कि मेरे शिक्षक प्रसिद्ध 2 हाथ वाली महान तलवार विशेषज्ञ लॉर्ड प्रशांत थे। हालांकि श्रीमती आद्या ने उल्लेख किया था कि मेरे श्वास तकनीक और तलवार कौशल सिखाने के मामले को अपने तक ही सीमित रखना सबसे अच्छा होगा। लेकिन अब समस्या यह है, मैं पहले ही हर्षवर्धन परिवार के भीतर के कलह का शिकार हो चुका हूं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए रात्रि प्रहरी, एक आधिकारिक शक्ति जिसमें मैं साम्राज्य में शामिल हुआ हूं, शायद एकमात्र ऐसी शक्ति है जो उन्हें मेरे खिलाफ कार्रवाई करने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर सकती है। इसलिए मेरे वर्तमान श्रेष्ठ इंस्पेक्टर हेमंत की पहचान हासिल करना काफी महत्वपूर्ण है। अगर मैं इसे छिपाता रहा और एक बार जब वे उनसे मिलते समय लापरवाही से प्रशांत से इस मामले के बारे में पूछते हैं तो उजागर होना बुरा होगा। कुछ विचार करने के बाद विराट ने फैसला किया कि अब इंस्पेक्टर हेमंत से इसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत इस रहस्य को प्रकट करना उनकी आंखों में सद्भावना का कार्य माना जाएगा। विराट, उस बारे में? इंस्पेक्टर हेमंत, सच कहूं तो मैं मास्टर प्रशांत से बहुत परिचित नहीं हूं। मेरी श्वास तकनीक और तलवार कौशल वास्तव में श्रीमती आद्या द्वारा मुझे दिए गए थे। विराट ने अपनी नाक को छूते हुए और कुछ शर्मिंदगी से बोलते हुए कहा। इंस्पेक्टर हेमंत, क्या? विराट का जवाब सुनकर इंस्पेक्टर हेमंत हक्के बक्के रह गए। इंस्पेक्टर हेमंत, तुम चालाक बदमाश। ये सोचने के लिए कि तुमने इसे इतने लंबे समय तक मुझसे छिपाए रखा है। अगले ही पल इंस्पेक्टर हेमंत को कुछ समझ आया और वह जोर से हंस पड़े। इंस्पेक्टर हेमंत, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम उन्नति जादुई औषधि के बारे में भी नहीं जानते हो। ऐसा लगता है कि जब श्रीमती आद्या महागढ़ जिला छोड़कर गईं तो तुमने अपना प्रशिक्षण अभी शुरू ही किया होगा और तुम्हारी प्रतिभाएं अभी पूरी तरह से प्रकट नहीं हुई होंगी। अन्यथा वह निश्चित रूप से कुछ विशेष व्यवस्थाएं छोड़ गई होंगी, या शायद वह तुम्हें अपने साथ शाही शहर ले गई होंगी। शाही शहर, ये शब्द सुनकर विराट दंग रह गया। ड्रैगन साम्राज्य की राजधानी बहुत आकांक्षा का स्थान था। अगर उसे मौका मिलता तो वह निश्चित रूप से इसे देखना चाहता। इसके अलावा इंस्पेक्टर हेमंत को जल्दी ही समझ आ गया कि पिछली बार विराट को हत्या के प्रयास का निशाना क्यों बनाया गया था। इंस्पेक्टर हेमंत, कोई आश्चर्य नहीं कि पिछली बार तुम एक हत्यारे के प्रयास का निशाना बने थे। इस मामले की बात करते हुए विराट ने लापरवाही से पूछा।
विराट, वैसे इंस्पेक्टर हेमंत, क्या आप काउंट हर्षवर्धन के वारिसों के बारे में संक्षेप में बता सकते हैं? श्रीमती आद्या के अलावा। इंस्पेक्टर हेमंत ने सिर हिलाया और कहा। इंस्पेक्टर हेमंत, विराट, मैं समझता हूं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। काउंट हर्षवर्धन का सबसे बड़ा बेटा आलोक, मैं कैसे कहूं, वो मुझे एक काफी जुनूनी व्यक्ति लगता है। इसके अलावा वह कुछ पंथ गतिविधियों में शामिल प्रतीत होता है, जिसने पहले ही उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर लिया है। तो तुम्हारी स्थिति के संबंध में मेरे लिए हस्तक्षेप करना सुविधाजनक नहीं है। भले ही मैं करता, परिणाम अपेक्षित न हो। विराट जी। इंस्पेक्टर हेमंत, क्या इस सबसे बड़े बेटे के अलावा उनका कोई दूसरा बेटा नहीं है? क्योंकि विराट हैरान था, इंस्पेक्टर हेमंत ने सीधे आलोक का उल्लेख क्यों किया था। क्या आद्या के दो बड़े भाई नहीं थे? इंस्पेक्टर हेमंत क्षण भर के लिए चौंक गए, फिर सिर हिलाया और कहा। इंस्पेक्टर हेमंत, वह डेकार्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह वर्तमान में शाही सैन्य मुख्यालय में है। वह तुम्हारे जैसे किसी महत्वहीन व्यक्ति की, जो महागढ़ जिला में बहुत दूर है, परवाह क्यों करेगा? इसके अलावा डेकार्त का हमेशा आद्या के साथ अच्छा संबंध रहा है, तो वह तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाएगा? विराट, क्या? यह नई जानकारी जानकर विराट की भौहें आश्चर्य से उठ गईं। ये निश्चित लग रहा था कि हत्यारा आलोक द्वारा ही भेजा गया होगा। उत्कृष्ट, ये यात्रा व्यर्थ नहीं गई है। मुझे आखिरकार पता चल गया कि वह कौन था जिसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वह कहावत क्या है? कोई बात नहीं, हम देखेंगे कि यह कैसे चलता है। इस बीच हर्षवर्धन हवेली महल की दूसरी मंजिल पर एक अध्ययन कक्ष के अंदर दिनेश पारिवारिक संपत्ति के राजस्व और व्यय को पढ़ रहा था। हालांकि केवल कुछ ही झलक देखने के बाद उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली, जाहिर तौर पर अपनी रुचि जारी रखने में असमर्थ। खट खट खट। उसी क्षण एक लयबद्ध खटखटाहट की आवाज आई। इससे दिनेश थोड़ा खुश हुआ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि रुद्र ने अपना काम पूरा कर लिया होगा और लौट आया होगा। उसने समय के बारे में सोचा, जो लगभग सही होना चाहिए, क्योंकि आज माधवन द्वारा निर्धारित अंतिम समय सीमा थी। दिनेश, अंदर आओ। दिनेश, अरे तुम क्यों हो? लेकिन दिनेश के आश्चर्य के लिए अंदर आने वाला रुद्र नहीं बल्कि टीना थी। टीना को जानने के कारण वह बुलाए जाने तक कभी उसके सामने नहीं आती थी। टीना दी। मास्टर दिनेश, लॉर्ड रुद्र ने मुझसे कहा था कि अगर वह आज सूर्योदय तक वापस नहीं आते हैं तो आपको बता दूं कि काम विफल हो गया। टीना स्पष्ट रूप से दिनेश से डरी हुई थी। उसने बोलते समय अपनी आंखें नीचे झुकाए रखी। दिनेश, क्या? फिर से कहो। दिनेश अचानक खड़ा हो गया, उसका चेहरा एक क्रूर अभिव्यक्ति के साथ विकृत हो गया, जैसे वह चिल्लाया। टीना, लॉर्ड रुद्र ने कहा। टीना, जो पहले से ही दिनेश से भयभीत थी, उसके हत्यारे नजर के नीचे हकलाने लगी, स्पष्ट रूप से बोलने के लिए संघर्ष कर रही थी। बहुत प्रयास के बाद टीना किसी तरह उन शब्दों को एक बार फिर से दोहराने में कामयाब रही। फिर अध्ययन कक्ष में एक लंबी चुप्पी छा गई। केवल भारी सांसें ही बनी रहीं, जो तेजी से बढ़ रही थीं। दिनेश, लानत है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? रुद्र लड़ाई में अनुभवी है, वो एक मिशन में कैसे विफल हो सकता है? लानत है, खासकर सिर्फ एक किसान के बेटे के खिलाफ। दिनेश को टीना के शब्दों का अर्थ पचाने में थोड़ा समय लगा। सामने वाली टीना डर से कांप रही थी, लेकिन उसने एक शब्द, किसान का बेटा, पकड़ लिया। तो एक किसान का बेटा एक कुलीन युवा मास्टर को इस हद तक परेशान कर सकता था? ऐसा लगता है। टीना, आह! टीना चिल्लाई, क्योंकि उसे अचानक बालों से पकड़कर खींचा गया, फिर कठोरता से बड़ी मेज पर पटक दिया गया। ससला! टीना ने अपने शरीर पर ठंडक महसूस की, क्योंकि उसके कपड़े फाड़ दिए गए। तुरंत बाद एक तेज दर्द उसके शरीर में दौड़ गया। तीव्र हांफने की एक श्रृंखला के बाद दिनेश कुछ थका हुआ लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने गुस्सा निकाला, उसने अपनी शांति वापस पा ली। टीना की ओर देखते हुए, जो नीले और बैंगनी घावों के साथ धीरे से सिसक रही थी, दिनेश ने ठंडे स्वर में कहा। दिनेश, रुद्र ने जाने से पहले तुमसे जो कुछ कहा उसे ठीक ठीक दोहराओ, एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए। टीना, लॉर्ड रुद्र ने कहा। टीना के शब्द लगभग पहले जैसे ही थे, और दिनेश उनसे कोई उपयोगी जानकारी नहीं निकाल सका। रुद्र वास्तव में कैसे विफल हुआ? क्या आद्या ने उस किसान को कोई खजाना छोड़ दिया था? उन दोनों ने कहाँ लड़ाई की? अगर रुद्र अपने मिशन में विफल रहा, तो क्या उसने दूसरे पक्ष को कोई जानकारी दी? इसके अलावा रुद्र की विफलता के साथ मुझे निश्चित रूप से अपने पिता की डांट का सामना करना पड़ेगा, और मैं अब हर्षवर्धन हवेली में भी नहीं रह पाऊंगा। आखिर में ऐसा लगता है कि इस महीने का दिव्य रक्त कोटा गया।
दिनेश ने पल भर के लिए सोचा और महसूस किया कि उसका दिमाग परेशान करने वाली समस्याओं के ढेर से भरा हुआ है, और इस निष्क्रिय स्थिति का कारण वह व्यक्ति था जिसे बुलाया गया था। दिनेश ने अपनी कनपटियों को रगड़ा, उसे हमेशा किसान का बेटा कहा जाता था, और अचानक वह दूसरे व्यक्ति का नाम भूल गया। ओह हाँ, उसे अब याद आया, वह विराट था। दिनेश किसी को जांच के लिए भेजना चाहता था, लेकिन उसके बचे हुए कुछ अधीनस्थ सभी रुद्र से बहुत कमजोर थे। इस पर विचार करने के बाद उसने रुद्र के ठिकाने की तलाश में किसी को भी नहीं भेजने का फैसला किया। कमरे में थोड़ी देर टहलने के बाद दिनेश अपनी मेज पर लौट आया और खाली बैठ गया। आगे विचार करने के बाद उसने एक कलम उठाए और कागज के एक टुकड़े पर तेजी से लिखा। जल्द ही माफी का एक ईमानदारी से लिखा गया पत्र तैयार किया। पहला वाक्य प्रिय पिता से शुरू हुआ। इस बिंदु पर यहाँ की स्थिति दिनेश के नियंत्रण से कुछ हद तक बाहर हो गई थी। विशेष रूप से रुद्र की मौत के साथ उसने विश्वास नहीं किया कि यह एक घटना थी जिसे छिपाया जा सकता था। इसे छिपाने के बजाय अपने पिता को रिपोर्ट करना और तुरंत मदद मांगना बेहतर था। चूंकि रुद्र उसके पिता का पसंदीदा था, इसलिए यह अत्यधिक संभावना थी कि उसके पिता जांच के लिए किसी को भेजेंगे। उस समय तक विराट स्वाभाविक रूप से उनके ध्यान में आ जाएगा। तेजस्व नगर सरकारी हॉल, हेमंत के दफ्तर के अंदर विराट ने कुछ देर सोचा और महसूस किया कि उसने हत्यारे के मामले का पता लगा लिया था, लेकिन उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति नॉमन परिवार से उसका क्या संबंध था। जैसे ही विराट पूछने वाला था, हेमंत ने स्वयं उन्नत जादुई औषधि पर चर्चा करना शुरू कर दिया। इससे विराट ध्यान केंद्रित करने लगा और ध्यान से सुनने लगा। इंस्पेक्टर हेमंत, विराट, उन्नत जादुई औषधि के संबंध में सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि प्रत्येक श्वास तकनीक एक अलग जादुई औषधि से मेल खाती है। सौभाग्य से तुम व्यापक रूप से प्रसारित विशाल भालू श्वास तकनीक का अभ्यास करते हो, इसलिए अपेक्षाकृत संबंधित उन्नत जादुई औषधि प्राप्त करना आसान है। एक उन्नत जादुई औषधि बनाने की विधि कठिन नहीं है। इसमें एक मुख्य घटक के साथ कई सहायक घटक शामिल होते हैं, बस एक साधारण मिश्रण। लेकिन कठिनाई एक अच्छा मुख्य घटक खोजने में निहित है। एक उन्नत जादुई औषधि के मुख्य घटक को आमतौर पर उत्कृष्ट अवशेष कहा जाता है, जैसे कि तुम्हारी विशाल भालू श्वास तकनीक के लिए, जिसे एक हिंसक भालू प्रजाति से एक उत्कृष्ट अवशेष की आवश्यकता होती है, विशाल भालू का पंजा। उन्नत जादुई औषधि की सहायता से श्वास तकनीक द्वारा विकसित कुछ या एकाधिक विशेषताओं का संवर्धन स्तर असाधारण रूप से उच्च होगा। उदाहरण के लिए तीव्र तेंदुआ श्वास तकनीक चपलता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने और ताकत को थोड़ा बढ़ाने पर केंद्रित है, और यदि उन्नत जादुई औषधि एक तेंदुए के उत्कृष्ट अवशेष से बनाई जाती है, जैसे कि छाया तेंदुए का कंडरा, तब उन्नत जादुई औषधि का सेवन करने के बाद चपलता विशेषता का संवर्धन विशेष रूप से पर्याप्त होगा। हालांकि यदि मुख्य घटक किसी अन्य उत्कृष्ट प्राणी से है, जैसे कि पवन सर्प, तो प्रभाव कुछ हद तक घटिया होगा। विराट ने सिर हिलाया, ये दर्शाता है कि वह समझ गया था कि हेमंत क्या कह रहे थे। इंस्पेक्टर हेमंत, एक जादुई औषधि के माध्यम से उन्नति के द्वारा न केवल सुरक्षा को बहुत बढ़ाया जा सकता है, बल्कि यह श्वास तकनीक द्वारा लाए गए उत्कृष्ट लक्षणों को भी बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए तुम, विराट, यदि तुम विशाल भालू श्वास तकनीक और उसकी संबंधित उन्नत जादुई औषधि का उपयोग करके उत्कृष्ट क्षेत्र में कदम रखते हो, तो सामान्य तौर पर तुम एक उत्कृष्ट विशेषता, विशाल शक्ति, एक विशेष क्षमता जागृत करोगे जो किसी की शक्ति के अत्युत्कृष्ट प्रदर्शन को सक्षम बनाती है। उत्कृष्ट विशेषता, विशाल शक्ति। विराट ने इन मुख्य वाक्यांशों को तेजी से पकड़ा और कई विचार उसके दिमाग में कौंध गए। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसे मेरे शक्ति विस्फोट के साथ संयोजन में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह अत्यधिक प्रभावी होने की संभावना है, लेकिन मुझे डर है कि मेरा शरीर इसे संभाल नहीं पाएगा। ऐसा लगता है मुझे अपनी काया को और मजबूत करने की जरूरत है। हेमंत उत्साह से जारी रहे। इंस्पेक्टर हेमंत, इसी तरह तीव्र तेंदुआ श्वास तकनीक के अभ्यासकर्ता उत्कृष्ट क्षेत्र में कदम रखने के बाद एक उत्कृष्ट विशेषता, चपलता, एक विशेष क्षमता जागृत करने की बहुत संभावना रखते हैं जो किसी की चपलता के अत्युत्कृष्ट प्रदर्शन को सक्षम बनाती है। लेकिन यह निरपेक्ष नहीं है। एक बार विशाल भालू श्वास तकनीक का एक अभ्यासकर्ता था जिसने एक पर्वत हिंसक भालू के, विशाल भालू के पंजे से बनी उन्नत जादुई औषधि का सेवन करने के बाद न केवल उत्कृष्ट विशेषता, विशाल शक्ति जागृत की, उसने एक दुर्लभ उत्कृष्ट विशेषता, मोटी चमड़ी भी जागृत की। एक विशेष उत्कृष्ट विशेषता जो रहस्यमय पक्ष ऊर्जा कणों को जोड़ती है। इस बिंदु पर हेमंत ने लालसा का भाव दिखाया। विराट भी हैरान था, क्या कोई वास्तव में दो उत्कृष्ट विशेषताओं को जागृत कर सकता है।
ये स्पष्ट रूप से श्वास पद्धति के कारण नहीं था, केवल दो अन्य कारण बचे थे। या तो यह व्यक्तिगत शारीरिक मतभेदों के कारण था, या यह उन्नति जादुई औषधि के मुख्य घटक में अंतर के कारण था। शायद ये दोनों था। आखिरकार लोगों के बीच अंतर कभी कभी किसी भी चीज से अधिक हो सकता है, और भालू जैसे उत्कृष्ट प्राणी निश्चित रूप से केवल एक या दो प्रकार तक ही सीमित नहीं है, कई किस्में होनी चाहिए। इसके अलावा विराट ने तब कुछ सोचा जो हेमंत ने अभी रहस्यमय पक्ष ऊर्जा कणों की विशेष उत्कृष्ट विशेषताओं के बारे में उल्लेख किया था। विराट, वह महोदय, पिछली बार हमने जिस क्रूर भेड़िए का शिकार किया था, क्या उसके चारों ओर की हल्की नीली वायुधारा वही थी जिसे आप रहस्यमय पक्ष ऊर्जा कणों की कुछ विशेष उत्कृष्ट विशेषता कह रहे थे? हेमंत ने अनुमोदन के साथ विराट की ओर देखा और कहा, इंस्पेक्टर हेमंत, बुद्धिमान, वास्तव में ऐसा ही है। उस भेड़िए के पास दरार नामक एक विशेष जन्मजात क्षमता थी। राक्षसों की जन्मजात क्षमताएं हमारे मानव नाइट्स की उत्कृष्ट विशेषताओं के समान है, बस मनुष्यों और अन्य प्राणियों के बीच अंतर करने के लिए अलग अलग नाम दिया गया है। ये जन्मजात क्षमता न केवल उनकी गति को बढ़ाती है, बल्कि उनके काटने के प्रभाव को भी मजबूत करती है। हत्या और टोही में विशेषज्ञता रखने वालों के लिए एक वांछित उत्कृष्ट विशेषता। विराट जी, इंस्पेक्टर हेमंत, चूंकि ऐसे लोग हैं जिन्होंने दो उत्कृष्ट विशेषताओं को जागृत किया है, क्या ऐसे लोग हैं जिन्होंने तीन को जागृत किया है? विराट ने फिर पूछा। हेमंत की रुचि को देखते हुए विराट ने स्वाभाविक रूप से अधिक पूछने का अवसर लिया। इंस्पेक्टर हेमंत, हाँ, बेशक हैं, लेकिन ज्यादातर यह इसलिए होता है क्योंकि वे जिस श्वास पद्धति का अभ्यास करते हैं वह असाधारण है, और ये श्वास पद्धतियां आमतौर पर गहरी जड़ें जमाए हुए कुलीन परिवारों के पास होती हैं। शायद पूरे महागढ़ जिला में केवल हर्षवर्धन अर्ल परिवार के पास ही वे हो सकते हैं। हालांकि विराट, श्वास पद्धतियों के व्यापक प्रसार का मतलब ये भी है कि उन्नति जादुई औषधि खोजने या खरीदने की कठिनाई बहुत कम हो जाती है, जो वास्तव में अधिकांश लोगों के लिए कोई बुरी बात नहीं है। हेमंत ने गंभीरता से विराट की ओर देखते हुए कहा, क्या ऐसा है? क्या ये श्वास पद्धति के लिए बेहतर नहीं है कि वह दुर्लभ, अधिक शक्तिशाली और अभ्यास करने में कठिन हो? ये किस तरह का तर्क है? ये सुनकर विराट थोड़ा भ्रमित महसूस कर रहा था। हेमंत ने उसे सस्पेंस में नहीं रखा और समझाना जारी रखा। इंस्पेक्टर हेमंत, उदाहरण के लिए, एक बार थंडरबर्ड श्वास तकनीक नामक एक शक्तिशाली श्वास पद्धति थी, जो साम्राज्य में एक निश्चित वंशानुगत मार्क्वेस परिवार की वंशानुगत श्वास पद्धति थी। लेकिन क्या तुम जानते हो, इसकी उन्नति जादुई औषधि के लिए आवश्यक मुख्य घटक थंडरबर्ड पंख है। पिछले 1000 वर्षों में जैसे जैसे थंडरबर्ड्स को ढूंढना धीरे धीरे कठिन होता गया, स्वाभाविक रूप से थंडरबर्ड पंख भी अप्राप्य होते गए। इस प्रकार इस श्वास पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए परिवार का थंडरबर्ड पंख का भंडार लगातार कम होता रहा है। कई 100 साल पहले जैसे ही थंडरबर्ड पंख का भंडार खत्म हो गया, तब से कोई भी इस श्वास पद्धति में सफलतापूर्वक उन्नति नहीं कर पाया है। बोलते समय हेमंत ने पछतावे का संकेत दिखाया। विराट, तो ऐसा है, श्वास पद्धति का स्तर जितना ऊंचा होगा, उसकी उन्नति जादुई औषधि के लिए आवश्यकताएं उतनी ही कठिन होंगी। जबकि अधिक सामान्य श्वास पद्धतियां, हालांकि उच्च स्तरीय लोगों की तुलना में कम शक्तिशाली होती हैं, उनकी उन्नति जादुई औषधि के मुख्य घटकों के लिए एक उच्च प्रतिस्थापन क्षमता होती है, जिससे उन्हें ढूंढना आसान हो जाता है। विराट ने कुछ देर सोचा और फिर संक्षेप में बताया, इंस्पेक्टर हेमंत, बिल्कुल, ये सही है। हेमंत ने सिर हिलाया। इंस्पेक्टर हेमंत, तो आम लोगों की संतानों के लिए जो उत्कर्ष प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं, एक सामान्य नाइट श्वास पद्धति का अभ्यास करना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। डिंग, मेजबान ने उत्कृष्ट रहस्यों को सुना है। उन्नत नौकरी परिवर्तन नाइट उत्कृष्ट को ट्रिगर कर रहा है। नाइट उत्कृष्ट में उन्नति के लिए आवश्यक शर्तें शामिल हैं। 1. कोई भी नाइट श्वास पद्धति स्तर 5 या उससे ऊपर। 2. शक्ति 12 अंक या अधिक, चपलता 12 अंक या अधिक, काया 12 अंक या अधिक। 3. कोई भी घुड़सवारी तकनीक स्तर 3 या उससे ऊपर, ढाल रक्षा स्तर 3 या उससे ऊपर, कोई भी तीरंदाजी स्तर 3 या उससे ऊपर, कोई भी निकट युद्ध कौशल स्तर 4 या उससे ऊपर। 4. संबंधित उन्नति जादुई औषधि। वर्तमान शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। नाइट उत्कृष्ट में उन्नति विफल। विराट मन में, क्या ये भी काम करता है? विराट ने अचानक आई सिस्टम प्रॉम्प्ट को कई बार पढ़ा, आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों महसूस कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि केवल हेमंत के उन्नति जादुई औषधि और उत्कर्ष के बारे में स्पष्टीकरण सुनने से ऐसी खोज हो सकती है। इसने सीधे उसके नौकरी उन्नति की जानकारी को ट्रिगर कर दिया था। विराट मन में, शर्तों को देखते हुए नाइट में मेरी नौकरी बदलने के लिए नाइट सेवक नौकरी पैनल की आवश्यकता नहीं लगती है।
मुझे चिंता थी कि मुझे नाइट नौकरी परिवर्तन को ट्रिगर करने से पहले पहले नाइट सेवक में अपनी नौकरी बदलनी होगी। अब ऐसा लगता है कि मैं व्यर्थ में चिंतित था। विराट मन में प्राथमिक शर्त नाइट श्वास पद्धति स्तर 5 है ना? वास्तव में श्वास पद्धति के सफल अभ्यास के साथ साथ उन्नति जादुई औषधि के साथ नाइट में उन्नति तार्किक लगती है। इंस्पेक्टर हेमंत, विराट। हेमंत ने विराट को मौके पर खाली घूरते हुए देखा तो वह मुस्कुराते हुए चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। इंस्पेक्टर हेमंत, क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने उत्कर्ष के बारे में बहुत कुछ सुना है और इसे स्वीकार करने में तुम्हें मुश्किल हो रही है? कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप और भी बात करेंगे। लेकिन वे शब्द विराट केवल मन में ही सोच सकता था। विराट, हाँ, बिल्कुल नहीं इंस्पेक्टर हेमंत। मैं आज आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत आभारी हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले दिनों में मेरा मार्गदर्शन करना जारी रखेंगे। विराट ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए थोड़ा झुकाया। आज हेमंत के स्पष्टीकरण ने विराट के दिमाग में कई संदेहों को दूर कर दिया था। जैसे ही हेमंत कुछ कहने वाले थे, अचानक दरवाजे से जोर से खटखटाहट की आवाजें आईं। इंस्पेक्टर हेमंत, कृपया अंदर आएं। हेमंत ने अपना चेहरा सीधा किया और दरवाजे की ओर देखा। संदेशवाहक, इंस्पेक्टर हेमंत, जागीरदार हमीदी, जिला नगर के शेरिफ आपसे तुरंत जिला नगर में उपस्थित होने का अनुरोध करते हैं। एक संदेशवाहक अंदर आया और बताया। हेमंत ने सिर हिलाया, फिर विराट की ओर मुड़े और कहा, इंस्पेक्टर हेमंत। विराट, ऐसा लगता है कि हमारी बात अगली बार तक इंतजार करना पड़ेगा। वैसे तुम्हें पहले वेलन की टीम में शामिल होना चाहिए, वह तुम्हारे दैनिक कार्यों की व्यवस्था करेगा। वेलन ने मुझसे कई बार शिकायत की है, ये पूछते हुए कि मैंने अभी तक तुम्हारे ऑनबोर्डिंग को क्यों संसाधित नहीं किया है। विराट, हाँ इंस्पेक्टर हेमंत, कैप्टन वेलन और मैं भी काफी परिचित हैं। मुझे उनकी टीम में शामिल होने की खुशी है। विराट खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए कहा। इंस्पेक्टर हेमंत के दफ्तर से निकलने के बाद विराट ने प्रशासनिक हॉल के पीछे प्रशिक्षण मैदान में वेलन को पाया। जब वेलन ने सुना कि विराट आधिकारिक तौर पर शामिल हो गया है और यहां तक कि उसकी टीम को सौंपा गया है, तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने विराट के कंधे पर जोर से थप्पड़ मारा और हंसते हुए कहा, कैप्टन वेलन, हाँ, उत्कृष्ट। मैंने आखिरकार तुम्हारा इंतजार किया। कैप्टन वेलन, विराट, तुम्हें पता नहीं है कि मैंने इंस्पेक्टर हेमंत से कितनी बार बात की है। विराट, कैप्टन वेलन, मैं आपकी रात की गश्त में कब शामिल होता हूँ? क्या हम आज रात से शुरू करते हैं? विराट ने सक्रिय रूप से पूछा। कैप्टन वेलन, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, कल से शुरू करते हैं। आज घर जाओ, तैयार हो जाओ और अपने परिवार को बता दो। विराट, ठीक है। विराट ने सिर हिलाया। घर लौटने पर विराट अपने कमरे में अकेला था, गहराई से विचार कर रहा था। रात्रि प्रेरी में शामिल होने का उसका प्रारंभिक विचार उसके कमजोर घंटों में सुरक्षा प्राप्त करना था। लेकिन अब शाही आधिकारिक ताकतों में से एक के रूप में रात्रि प्रेरी एक महान पेड़ जैसा था। उसे अब जो करने की आवश्यकता थी वह रात्रि प्रेरी के भीतर अपने अधिकार या पद को बढ़ाना था, इस प्रकार अधिक संसाधनों और गुप्त ज्ञान तक पहुंच प्राप्त करना था। इसे प्राप्त करने के लिए उसे लगातार संबंधित मिशन पूरे करने होंगे, मूल्यवान कार्य करने होंगे और पर्याप्त योग्यता अंक जमा करने होंगे। ये कार्य रात्रि प्रेरी की रात की गश्त के सामान्य कर्तव्य नहीं थे। दैनिक कर्तव्यों द्वारा लाए गए योग्यता अंक विराट के लिए बहुत महत्वहीन थे। केवल वे अप्रत्याशित और अधिक खतरनाक मिशन ही पर्याप्त योग्यता अंक ला सकते थे, जैसे कि पहले भाग लिए गए मिशन हिंसक भेड़ियों को दबाने और दुष्ट जलमानवों को खत्म करने के लिए। विराट मन में, तो आगे मुझे 2 चीजें करने की जरूरत है। 1, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखना। 2, उच्च योग्यता अंक अर्जित करने के लिए जितना संभव हो सके अप्रत्याशित या तत्काल रात्रि प्रेरी मिशन लेना। जहां तक इनाम शिकार का सवाल है, इनाम शिकारी पैसे के लिए जो इनाम कार्य करते हैं वे मूल रूप से रात्रि प्रेरी के कर्तव्यों से एक अलग मामला है। हालांकि विराट को दिन के दौरान जब वह आराम करता था, कुछ आसान इनाम कार्यों को पूरा करने में कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार इनाम कार्यों में वे बिल्कुल दुष्ट अपराधी, विराट की आंखों में चलते फिरते मानव अनुभव थे। अगर लड़ाई होती तो इसका मतलब था कि विराट को एक रात्रि प्रेरी के रूप में अपने पेशे के स्तर को बढ़ाने का मौका था, स्वाभाविक रूप से एक अच्छी बात। बेशक शर्त यह थी कि वह जीत सके। तो पूरे चक्कर काटने के बाद वह लगन से प्रशिक्षण और अपनी ताकत में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वापस आ गया। साथ ही विराट ने औपचारिक नाइट में पदोन्नति के लिए 4 आवश्यकताओं का ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया। पहला, किसी भी नाइट श्वास पद्धति का स्तर 5 या उससे ऊपर था।
यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। जब तक वह किसी भी पेशे में एक और स्तर आगे बढ़ता, वह अपनी श्वास पद्धति को स्तर 4 से स्तर 5 तक बढ़ा सकता था। इसके बाद ये ताकत, चपलता और काया की 3 मूल विशेषताएं थीं। वह केवल 1 या 2 अंक दूर था, और ये देखते हुए कि विशाल भालू श्वास तकनीक प्रमुख रूप से ताकत और काया को बढ़ाती है, विराट को स्तर ऊपर करने के बाद चपलता में अंक जोड़ने को प्राथमिकता देने के बारे में सोचना पड़ा। आखिरी में घुड़सवारी और तीरंदाजी में स्तर 3 प्राप्त करना था। ये अंक भी मुश्किल नहीं थे। घुड़सवारी के लिए जॉन के फार्म पर अधिक अभ्यास और तीरंदाजी के लिए प्रशासनिक हॉल के प्रशिक्षण मैदान में कुछ अतिरिक्त अभ्यास पर्याप्त होगा। ढाल रक्षा थोड़ी परेशानी वाली थी। उसके लिए या तो युद्ध कौशल के लिए योग्यता अंक खर्च करने या उसे सिखाने के लिए किसी को ढूंढने की आवश्यकता थी। एक दिन बाद विराट कुकी के साथ अपनी पहली रात की गश्त शुरू की। उसके रात की गश्त के साथ ही कैप्टन वेलन और छोटा मार्टेव थे, दोनों परिचित थे, जिसने माहौल को आरामदायक बना दिया और लगातार आकस्मिक बातचीत हुई। विषय जल्द ही विराट के ग्रेहाउंड कुकी पर चला गया। मार्टेव, विराट, यह एक ग्रेहाउंड है ना? ऐसा लगता है कि यह लगभग 6 महीने का होना चाहिए। छोटे मार्टेव ने कुकी की ओर देखा, जिसके चिकने फर, लंबे अंग और तेजी से दिखाई देने वाली मांसपेशियां थीं। विराट, वास्तव में नहीं कुकी, सिर्फ 3 महीने से अधिक का है। विराट ने समय याद किया और कहा। मार्टेव, क्या तुमने कितना समय कहा? मार्टेव तुरंत चौंक गया और कैप्टन वेलन ने भी अपना सिर घुमाया। विराट, बस 3 महीने से अधिक। मार्टेव, विराट, सच में? क्या तुम मेरा पैर खींच रहे हो? मार्टेव ने विराट की अभिव्यक्ति पर संदेह से देखा, कुछ पुष्टि करने के लिए लग रहा था। विराट, ये बिल्कुल नहीं। उस पल विराट को समझ आया कि मार्टेव क्यों संदेह कर सकता है। कोई आश्चर्य नहीं। हाल ही में विराट के पौष्टिक भोजन के पोषण के तहत, हालांकि पैसा खुलकर खर्च किया गया था, कुकी की विकास गति तेजी से बढ़ गई थी। हर दिन दृश्य रूप से लंबा और मजबूत होता जा रहा था। इसने विराट को अनिच्छा से कुकी को खिलाने के लिए कच्चे माल खरीदने के लिए अपने परिवार के भोजन बजट का 2 गुना पैसा खर्च करने के लिए मजबूर किया। मार्टेव, खैर विराट, तुम वास्तव में भाग्यशाली हो कि तुमने ऐसा अद्वितीय प्रतिभाशाली ग्रेहाउंड खरीदा। एक बार जब मार्टेव ने पुष्टि की कि विराट मजाक नहीं कर रहा था और इसके बारे में सोचा, तो उसने कुकी के तेजी से विकास को कुत्ते में किसी तरह की जन्मजात प्रतिभा के लिए जिम्मेदार ठहराया। कैप्टन वेलन भी कुकी को कुछ और नजरें देने से खुद को रोक नहीं पाए, आश्चर्यचकित होते हुए। विराट, हाँ, वास्तव में मेरा भाग्य हाल ही में काफी अच्छा रहा है। विराट केवल मुस्कान के साथ सहमत हो सका। मार्टेव, वैसे विराट, मैं तुम्हें बाद में एक कुत्ते के भोजन की रेसिपी बताऊंगा जो कुकी को तेजी से बढ़ने में मदद कर सकती है। ये सिर्फ चावल में एक कच्चा अंडा मिलाना है, मार्टेव ने उत्साह से कहा। विराट अचंभित रह गया। यह है विराट, मार्टेव, तुम बहुत दयालु हो। मैं कुकी की ओर से पहले तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। भौंक भौंक भौंक। तभी कुकी अचानक दाईं ओर एक छोटी गली की ओर जोर से भौंकने लगा। तीनों ने तुरंत उस दिशा में देखा, केवल अंदर अंधेरा देखने के लिए। लेकिन विराट अपनी अंधेरे में देखने की क्षमता के साथ पहले ही गली के अंत में 2 लंबी काली आकृतियों को कौंधते हुए देख सकता था। प्रत्येक एक बड़ी बोरी ले जा रहा था जो रेंगती हुई लग रही थी, लगभग एक व्यक्ति की आधी ऊंचाई। मार्टेव, वह क्वीन का गश्त क्षेत्र है। कैप्टन, क्या हम जाकर देखें? मार्टेव ने स्पष्ट रूप से कुछ गड़बड़ी महसूस की। विराट, 2 लोग हैं, प्रत्येक एक बड़ी बोरी ले जा रहा है। विराट ने गंभीरता से कहा, उसके दिमाग में पहले से ही अप्रिय संभावनाएं दौड़ रही थीं। वेलन और मार्टेव आश्चर्य से विराट की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए, जैसे कह रहे हो, क्या तुम वास्तव में ये सब इतनी स्पष्ट रूप से देख सकते हो? कैप्टन वेलन, चलो चलें। उनका पीछा करो। वेलन ने पल भर के विचार के बाद पीछा करने का फैसला किया। कुकी द्वारा निर्देशित तीनों ने तेजी से उनका पीछा किया। ऐसा लगा कि आगे की 2 आकृतियों को एहसास हुआ कि उनका एक कुत्ते और 3 पुरुषों द्वारा पीछा किया जा रहा है, और अपनी घबराहट में उन्होंने अचानक वे बड़ी बोरियां फेंक दी जो वे ले जा रहे थे और भी अधिक गति से भाग गए। जैसे ही विराट पीछा करने में आगे बढ़ने वाला था, अचानक एक नारंगी भड़क उठी हवा में विराट और उसके साथियों के ऊपर उत्तर पश्चिम कोने से उत्पन्न हुई। कैप्टन वेलन, ये हमारा संकट संकेत है। कैप्टन वेलन, हमें तुरंत वहां पहुंचना होगा, वेलन ने इसे देखकर गंभीरता से कहा। मार्टेव, बॉस, वे बच्चे हैं। मार्टेव ने पहले ही जमीन पर फेंकी गई 2 बड़ी बोरियां खोल दी थीं। प्रत्येक बोरी के अंदर एक बच्चा था जिसका मुंह बंधा हुआ था और हाथ पैर बंधे हुए थे।
काले चमड़े के कवच में रात्रि प्रहरी को देखकर दोनों बच्चे अपनी बाधाओं के खिलाफ मम्फ संघर्ष करने लगे। कैप्टन वेलन, माटेओ, तुम यहाँ रुको और बच्चों की देखभाल करो। कैप्टन वेलन, विराट और मैं तुरंत वहां जाएंगे, तुम अकेले सावधान रहना। वेलन ने तुरंत उनके कर्तव्यों को सौंपा। माटेओ, ठीक है बॉस, आप आगे बढ़ें, मैं सावधान रहूंगा, माटेओ ने बच्चों को खोलते हुए कहा। विराट ने उन दो तस्करों पर एक नजर डाली जो दृष्टि से गायब हो गए थे, ये जानते हुए कि पीछा करने का ये सही समय नहीं था। आखिरकार साथियों को बचाना अधिक महत्वपूर्ण था। हालांकि जब वेलन और विराट शहर के उत्तर पश्चिम कोने पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि संकट टल गया था। उस क्षेत्र के रात्रि प्रहरी का भी तस्करों से सामना हुआ था, लेकिन इस बार विरोधी मजबूत दिखाई दिए, जो 3 रात्रि प्रहरियों की घेराबंदी के बावजूद तोड़कर शांति से भागने में कामयाब रहे। इसके अतिरिक्त रोकने के प्रयास के दौरान रात्रि प्रहरियों में से एक को दाहिनी बाह में चाकू मार दिया गया था। हालांकि दुश्मन भाग गए थे, विराट को अभी भी एक असहज भावना थी कि कुछ ठीक नहीं था। बच्चों को बेचने वाले समूह हाल ही में बहुत ढीठ और बार बार सामने आए थे। इसने स्वाभाविक रूप से तेजस्व नगर के सुरक्षा अधिकारी हेमंत को क्रोधित कर दिया, जिन्होंने तुरंत तेजस्व नगर में रात के कर्मचारियों को मजबूत किया। हालांकि उस दिन से लगातार 3 शामों तक विराट की रात की गश्त का क्षेत्र शांत रहा था। ऐसा लगता था कि तस्करों के स्वैगा को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया गया था। इस बीच विराट धीरे धीरे रात्रि प्रहरी के कर्तव्यों से परिचित हो गया। तेजस्व नगर का रात्रि प्रहरी मुख्य रूप से शहर की रात की सुरक्षा, अग्नि आपात स्थिति, जंगली जानवर की गड़बड़ी और प्रमुख खतरों को संकेत देने का काम संभालता था, जबकि दिन के दौरान ये काम शहर के गार्डों पर पड़ता था। चूंकि दिन का समय रात की तुलना में आमतौर पर सुरक्षित होता है, इसलिए रात्रि प्रहरी में आमतौर पर शहर के गार्डों की तुलना में एक पायदान अधिक युद्ध क्षमता होती है। बेशक मुआवजा भी बेहतर था। एक नियमित रात्रि प्रहरी का मासिक वेतन 8 शाही चांदी के सिक्कों तक पहुंच गया, जबकि विराट जैसे एक कुलीन को 1 शाही सोने का सिक्का मिला। इसके अलावा टीम के कप्तान की व्यवस्था के आधार पर प्रत्येक सप्ताह 1-2 दिन का आराम होता था। पूरी रात न सोना वास्तव में विराट के लिए थकाव नहीं था, जो खेती के लिए एक श्वास पद्धति का अभ्यास करता था। जब तक वह वापस जाकर थोड़ा सोता, एक बार जब वह फिर से जागता, तो विराट एक उत्साहित और जोरदार स्थिति में होता, और वह दिन के शेष समय का उपयोग अन्य गतिविधियों के लिए कर सकता था, जैसे कि अपने कमरे में श्वास पद्धति का अभ्यास करना, जॉन के फार्म पर अपनी घुड़सवारी में सुधार करना, या तलवारबाजी और तीरंदाजी का अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षण मैदान में जाना, और इसी तरह। इसके अलावा विराट ने अप्रत्यक्ष पूछताछ के माध्यम से कैप्टन वेलन से कुछ इकट्ठा किया। साम्राज्य ने आम लोगों पर श्वास पद्धतियों और असाधारण तलवार तकनीकों को सीखने पर सख्त प्रतिबंध लगाए थे, जो बड़ी मात्रा में योग्यता अंक का आदान प्रदान करने की आवश्यकता से स्पष्ट था। लेकिन कुलीनता के लिए ये बहुत सहिष्णु था। कुलीन अपने अनुयायियों को श्वास पद्धतियों और असाधारण तलवार तकनीकों को सिखा सकते थे। इससे ये पता चला कि इतने सारे आम लोग कुलीनता के नौकर या गार्ड बनने के लिए इतने बेताब क्यों थे। ये प्रणाली लंबे समय से चली आ रही थी और सभी रैंकों के कुलीनों से व्यापक अनुमोदन प्राप्त हुआ था। दूसरी ओर आम लोगों के लिए अपने दम पर आगे बढ़ना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। विराट ने संक्षेप में उन बाधाओं का आकलन किया जो एक आम आदमी को उत्कृष्ट बनने के लिए दूर करनी होंगी। सबसे पहले किसी को एक आधिकारिक शाही संगठन में शामिल होने, समय के साथ पर्याप्त योग्यता अंक जमा करने और श्वास पद्धतियों और असाधारण युद्ध कौशल सीखने की आवश्यकता थी। फिर उन्नति जादुई औषधि के लिए आदान प्रदान करने के लिए योग्यता अंक जमा करना जारी रखें। यदि कोई भाग्यशाली था कि वह उत्कृष्ट बन जाए, तो साम्राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से स्वीकार किए जाने के बाद वे कुलीनता के सबसे निचले स्तर एक गैर वंशानुगत नाइट बन सकते थे। पिछले कुछ दिनों में एकमात्र निराशा ये थी कि तेजस्व नगर के सुरक्षा अधिकारी के रूप में हेमंत अविश्वसनीय रूप से व्यस्त थे। विराट ने उनसे तलवारबाजी में सबक लेने के लिए, साथ ही कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए एक मौका मांगा था, लेकिन सही अवसर नहीं मिला था। 3 दिनों में विराट के सबसे उन्नत पेशे, महंगे डॉग ट्रेनर ने आश्चर्यजनक रूप से स्तर 223/300 तक पहुंच गया था। इसका एक हिस्सा इसलिए था क्योंकि विराट कुकी को रात की गश्त के लिए ले जाता था, जिसे सिस्टम ने कुत्ते को टहलाना के रूप में मान्यता दी थी। विराट ने पहले गणना की थी कि लगभग हर 15 मिनट कुत्ते को टहलाने पर डॉग ट्रेनर के पेशे के स्तर का अनुभव 1 अंक बढ़ जाएगा। इस प्रकार कुत्ते को टहलाने की पूरी रात के माध्यम से उसका अनुभव स्वाभाविक रूप से तेजी से बढ़ा। केवल एक चीज जिसने विराट को थोड़ा असंतुष्ट किया, वह ये थी कि
तेजस्व नगर में रात्रि प्रहरी सेना के सदस्य के रूप में तुलना में बहुत कम विशेषज्ञ थे। प्रशासनिक हॉल के प्रशिक्षण मैदान में यदि विराट विशाल भालू तलवार तकनीक का उपयोग करता तो अनिवार्य रूप से कोई विरोधी नहीं था जो 3 आदान प्रदान तक टिक सके। इसलिए जब विराट अन्य रात्रि प्रहरियों के साथ मुकाबला करता तो वह शाही सैन्य तलवारबाजी के साथ बास्टर्ड तलवार का उपयोग करता और फिर तीरंदाजी का अभ्यास करने के लिए समय निकालता। कुछ दिन बीत गए और परिणाम काफी अच्छे थे। रात्रि प्रहरी का पेशा स्तर 247/500 तक पहुंच गया था और शाही सैन्य तलवारबाजी और बुनियादी तीरंदाजी और भी अधिक सुधर गई थी। क्रमशः स्तर 2 245/300 और स्तर 2 121/300 तक पहुंच गई थी। इससे पहले कि उसे पता चलता 3 दिन बीत चुके थे। आज जैसे ही सुबह हुई, विराट ने रात की गश्त पूरी की और घर पर ज्यादा देर नहीं रहा था कि उसे गार्डों से एक सूचना मिली। इंस्पेक्टर हेमंत ने उसकी उपस्थिति का अनुरोध किया। विराट ने एक पल के लिए सोचा, फिर अपनी महान तलवार को भेड़ की खाल में लपेटा, रात्रि प्रहरी का काला मानक चमड़े का कवच पहना और शहर के प्रशासनिक हॉल की ओर बढ़ गया। दफ्तर में हेमंत ने विराट को एक भेड़ की खाल का स्क्रॉल सौंपा। इंस्पेक्टर हेमंत, इस मिशन के लिए हमें व्यक्तिगत रूप से जाना होगा। विराट ने स्क्रॉल लिया और कुशलता से इसे पलटा। मिशन के विवरण से शुरू किया। एलिम खान में कई खनिक लापता हो गए थे और जांच के लिए गए 3 इनाम शिकारी तब से बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। कल तक लापता खनिकों की संख्या 10 से अधिक हो गई थी और एलिम खान में खनिक सभी डर गए थे। एक भी काम करने के लिए नीचे जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, जिससे खान को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। विराट, अरे एलिम खान, मुझे लगता है कि मैंने पहले वहां की घटनाओं की खबर सुनी है। विराट, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह अभी भी अनसुलझा है। विराट, वर्तमान स्थिति ये स्पष्ट रूप से और अधिक गंभीर हो गई है। विराट को तुरंत याद आया कि उसने हेमंत से एलिम खान के बारे में संबंधित खबरें सुनी थीं। मामले की फाइल को ब्राउज करना जारी रखते हुए स्क्रॉल के अंत में मिशन की आवश्यकता के बारे में केवल एक वाक्य था, एलिम खान के अंदर वास्तव में क्या हुआ। विराट, यह एक जांच मिशन है। विराट ने आश्चर्य से हेमंत की ओर देखा। आमतौर पर आधिकारिक शाही बल केवल जांच में शामिल नहीं होते, ये आमतौर पर इनामों के माध्यम से संभाले जाते हैं, जिससे इनाम शिकारी उन्हें अधिक बार पूरा करते हैं। लेकिन इस बार अलग था। तेजस्व नगर के शेरिफ हेमंत खुद कार्रवाई कर रहे थे। विराट को हल्के से एलिम सोने की खान के महत्व का एहसास हुआ। हेमंत के निम्नलिखित शब्दों ने विराट के अनुमान की पुष्टि की। इंस्पेक्टर हेमंत, हालांकि एलिम खान का उत्पादन साल दर साल घट रहा है, इसका महत्व महागढ़ जिला के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। उच्च अधिकारियों ने मुझसे जल्द से जल्द पता लगाने के लिए कहा है कि एलिम खान में क्या हुआ। इंस्पेक्टर हेमंत, इसके अलावा हालांकि यह सिर्फ एक जांच मिशन है, एक रहस्यमय घटना सबसे अधिक होने की संभावना है। हेमंत की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। विराट, एक रहस्यमय घटना। विराट ने इन शब्दों पर विचार किया। इंस्पेक्टर हेमंत, सही। 3 इनाम शिकारियों का गायब होना, जिसमें एक अनुभवी राक्षस शिकारी भी शामिल है, को अब एक रहस्यमय घटना के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका मतलब है कि खान में राक्षसों या किसी तरह की अलौकिक शक्तियों के दिखाई देने की संभावना है। विराट, प्रभु, अगर यह राक्षस हैं, तो राक्षस शिकारियों को इसका ध्यान रखने के लिए इनाम क्यों नहीं देते? बेशक, मैं सिर्फ उत्सुक हूं, डरा हुआ नहीं, विराट ने पूछा। आखिरकार ये हेमंत ही थे जिन्होंने उसे बताया था कि अगर वह बरसेरकर भालू का मांस खरीदना चाहता है तो वह जिला नगर में राक्षस शिकारियों को ढूंढ सकता है। इंस्पेक्टर हेमंत, ऐसा इसलिए है क्योंकि इनाम शिकारियों में से एक नेदवेद खुद एक अनुभवी राक्षस शिकारी था। उसके गायब होने के कारण जिला नगर में कोई भी राक्षस शिकारी इस कार्य को लेने को तैयार नहीं है। हेमंत द्वारा परिस्थितियों को समझाने के बाद विराट ने सिर हिलाया। 3 इनाम शिकारियों का गायब होना, जिनमें से एक अनुभवी राक्षस शिकारी था, ने उसे एक अप्रिय आशंका का भाव दिया। विराट, इंस्पेक्टर हेमंत, आपको क्या लगता है कि खान के अंदर क्या हुआ होगा? विराट पूछने से खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि हेमंत अपने व्यापक अनुभव के साथ संभावित स्थिति के बारे में एक निर्णय लेंगे। हेमंत ने एक पल के लिए सोचा और कहा, इंस्पेक्टर हेमंत, शुरुआत में मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या एलिम खान में गनोल दिखाई दिए थे, लेकिन गनोल मजबूत लड़ाके नहीं हैं और वे आमतौर पर बड़ी संख्या में आते हैं। फिर भी अब तक गनोल के किसी भी देखे जाने की कोई रिपोर्ट नहीं है। इसके अलावा 3 अनुभवी इनाम शिकारियों का गायब होना बताता है कि अंदर के प्राणी गनोल होने की संभावना कम है। इसलिए मुझे संदेह है कि खान के अंदर घात लगाने में माहिर एक प्रकार का राक्षस है।
इंस्पेक्टर हेमंत, उदाहरण के लिए जहरपूंछ बिच्छू चुपके और घात लगाकर हमला करने में उत्कृष्ट है और यह खानों के अंधेरे और नम वातावरण को भी विशेष रूप से पसंद करता है। अगर यह हमले के दौरान किसी खनिक या इनाम शिकारी पर हमला करता है तो ये बिना किसी आवाज के तेजी से एक घातक झटका दे सकता है, यहां तक कि एक चीख भी नहीं सुनी जाएगी। इंस्पेक्टर हेमंत, बेशक यह अन्य घात लगाकर हमला करने वाले प्राणी भी हो सकते हैं, जैसे कि ट्रोग्लोडाइट्स और इसी तरह, अभी भी कहना जल्दबाजी होगी। हेमंत के तर्कसंगत विश्लेषण पर ध्यान देते हुए विराट ने सिर हिलाया, थोड़ा कम चिंतित महसूस कर रहा था। अपनी अनुभवी श्रेष्ठ को टीम का नेतृत्व करते हुए सुरक्षा एक बड़ी चिंता नहीं होनी चाहिए। इंस्पेक्टर हेमंत, विराट, तुम उन्नत जादुई औषधि के लिए आदान प्रदान करने के लिए अधिक योग्यता अंक अर्जित करने की योजना बना रहे थे, है ना? इंस्पेक्टर हेमंत, यह एक अच्छा अवसर हो सकता है क्योंकि रहस्यमय घटनाओं से जुड़े कार्य आमतौर पर सामान्य कार्यों के योग्यता अंक का 3 से 5 गुना या उससे भी अधिक प्रदान करते हैं। इंस्पेक्टर हेमंत, इसके अतिरिक्त यदि राक्षसों से निपटना आसान है तो हम उन्हें सीधे खत्म कर सकते हैं और इसका मतलब और भी अधिक योग्यता अंक होगा। हेमंत ने विराट को मुस्कुराते हुए कहा। विराट ने खबर पर एक भौं उठाए और हंसा भी। वास्तव में हेमंत को उसे बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। अगर विराट को पता होता कि मिशन कितना फायदेमंद था तो वह खुद ही शामिल होने के लिए स्वेच्छा से आता। विराट अच्छी तरह से जानता था कि उसे अनुभव जमा करने के लिए हेमंत के सुझाव के अनुसार और 6 महीने इंतजार करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर सब ठीक रहा तो लगभग 1 या 2 महीने में वह उन्नत जादुई औषधि को छोड़कर एक नाइट की पदोन्नति के लिए सभी शर्तों को पूरा कर सकता था। तो विराट को उन्नत जादुई औषधि के लिए आदान प्रदान करने के लिए योग्यता अंक की तत्काल आवश्यकता थी। हालांकि इस मिशन में एक निश्चित मात्रा में खतरा था। हेमंत, एक प्रमाणित नाइट के टीम का नेतृत्व करने के साथ जोखिम अपेक्षाकृत प्रबंधनीय होना चाहिए। विराट को लगा कि जब तक वह सावधान रहेगा कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। विराट, ये सबसे अच्छा होगा। वैसे मेरे प्रभु, हम कब प्रस्थान करते हैं? इंस्पेक्टर हेमंत, हम तब निकलेंगे जब सभी आ जाएंगे। जिला नगर ने भी कुछ लोगों को भेजा है, वे यहाँ आने के बाद हम एक साथ निकलेंगे। इंस्पेक्टर हेमंत, साथ ही मैंने वेलन और अन्य लोगों से कुछ एंटीडोट्स, रस्सियां, मछली पकड़ने के जाल और इस तरह की चीजें तैयार करने के लिए कहा है। इंस्पेक्टर हेमंत, विराट, अगर तुम्हें कुछ तैयार करने की जरूरत है तो तुम्हारे पास अभी भी तैयारी करने का समय है। विराट, हाँ मेरे प्रभु। दूसरों के जिला नगर से उनके साथ जुड़ने की बात सुनकर विराट ने सिर हिलाया। सच कहूं तो विराट के पास आवश्यक अधिकांश गियर थे। हालांकि खान में खोज को देखते हुए कुकी को साथ लाना एक बुद्धिमान विकल्प हो सकता है। आखिरकार कुत्तों की सूंघने और सुनने की क्षमता मनुष्यों की तुलना में बहुत तेज होती है। तो विराट कुकी को लाने के लिए एक बार फिर घर लौट आया। जब वह टाउन हॉल के प्रवेश द्वार पर वापस आया तो उसने नए आने वालों के एक समूह को देखा और हेमंत उनसे मिलने के लिए बाहर आ रहे थे। प्रबंधक शमिट, इंस्पेक्टर हेमंत बहुत समय से नहीं मिले। बकरी की दाढ़ी वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति उचित शिकार कपड़ों में कपड़े पहने थोड़ा झुककर हेमंत का अभिवादन किया। विराट हल्के से महसूस कर सकता था कि वह आदमी कमजोर नहीं था। हालांकि एक औपचारिक नाइट नहीं, वह स्पष्ट रूप से एक नाइट सेवक था। इंस्पेक्टर हेमंत, प्रबंधक शमिट, नमस्ते। हेमंत ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। प्रबंधक शमिट, इंस्पेक्टर हेमंत, जागीरदार हमीदी खुद आना चाहते थे लेकिन जागीरदार मामलों में व्यस्त हैं, इसलिए उन्होंने मुझे एलिम सोने की खान में स्थिति की जांच करने के लिए सौंपा। प्रबंधक शमिट, सोने की खान में हुई घटनाओं ने काउंट हर्षवर्धन और जागीरदार हमीदी दोनों को बहुत चिंतित किया है, प्रबंधक शमिट ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रबंधक शमिट, इस बार ज्ञानी घुमंतुचारण लॉर्ड इंद्री को हमारे साथ आने के लिए आमंत्रित करने के अलावा। प्रबंधक शमिट, मैंने जिला नगर में 3 अनुभवी इनाम शिकारियों को भी विशेष रूप से भर्ती किया है। प्रबंधक शमिट ने एक भूरे रंग की टोपी पहने और एक छड़ी ले जा रहे एक बकरी की दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा किया जो भूरे रंग के वस्त्र पहने हुए था। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी टोपी उतारी, हेमंत की ओर थोड़ा झुका और कहा, घुमंतुचारण इंद्री, इंस्पेक्टर हेमंत, मैं आपसे मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इंस्पेक्टर हेमंत, लॉर्ड इंद्री, नमस्ते। हेमंत ने भी मुस्कुराते हुए जवाब में सिर हिलाया। सुविज्ञ घुमंतुचारण के परिचय से उत्सुक होकर विराट ने करीब से देखा। विराट मन में आश्चर्य है कि क्या दूसरा पक्ष उसकी पशु वश में करने की डायरी से अज्ञात लिपि को पहचान सकता है। विराट मन में बहुत बुरा है, अब उसकी पहचान के लिए सही समय या स्थान नहीं है।
फिर शमिट ने भूरे चमड़े के कवच पहने 3 पुरुषों की ओर इशारा किया। प्रबंधक शमिट, ये तीनों अनुभवी इनाम शिकारी हैं। फारुजा, सलीम और एक्सीमू। इंस्पेक्टर हेमंत, हम फारुजा, सलीम और एक्सीमू आपकी सेवा में हैं। तीनों मांसपेशियों वाले इनाम शिकारी आगे बढ़े और हेमंत की ओर थोड़ा झुक गए। इंस्पेक्टर हेमंत, स्वागत है। हेमंत ने थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि वह इस बार टीम का नेतृत्व कर रहे थे, वह अच्छी तरह से जानते थे कि रात्रि प्रहरी सेना सहकारी लड़ाई में उत्कृष्ट थी। अन्वेषण और खोज की तुलना में अनुभवी इनाम शिकारी अधिक निपुण थे। उसी क्षण हेमंत ने देखा कि विराट आ गया था और उसे संकेत के रूप में सिर हिलाया। इंस्पेक्टर हेमंत, अब जब सभी यहाँ हैं, तो क्या हम निकले? प्रबंधक शमिट, बेशक। हम जितनी जल्दी प्रस्थान करेंगे उतनी ही जल्दी हम अपने टोही मिशन को पूरा करेंगे। शमिट ने सहमति की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। इस प्रकार रात्रि प्रहरी सेना के 12 कुलीन सदस्य, साथ ही शमिट के साथ 5 लोग अपने घोड़ों पर सवार हुए और तेजी से तेजस्व नगर के दक्षिण पश्चिम में स्थित एलिम सोने की खान की ओर बढ़ गए। क्या आप चाहेंगे कि मैं एलिम खान की जांच के उनके साहसिक कार्य के साथ आगे बढ़ूं? पतझड़ का मौसम ढल चुका था और जैसे जैसे लोगों का एक समूह तेजस्व नगर के दक्षिण पश्चिम मार्ग की ओर बढ़ रहा था, दोनों ओर का नजारा बदलने लगा। गेहूं की कटाई के बाद के विशाल मैदान अब धीरे धीरे घुमावदार पहाड़ियों में बदल गए थे। पहाड़ियों पर पेड़ों के बड़े बड़े झुरमुट पीले पड़ चुके थे, जो धूप में सुनहरे कागज के सुंदर रोल की तरह चमक रहे थे। चूंकि सभी घोड़े पर थे, लगभग 1 घंटे बाद इंस्पेक्टर हेमंत के नेतृत्व में आधिकारिक जांच दल एक पहाड़ी के मध्य ढलान पर एलिम खान के मुख्य द्वार पर पहुंचा। वहां एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जो खान पर्यवेक्षक के कपड़े पहने हुए था, कुछ खनिकों के साथ दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। खनिकों ने आधे लंबाई की खुरदरी कपड़े की जैकेट और घुटनों तक के शॉर्ट्स पहन रखे थे। विराट ने चारों ओर देखा। खान के द्वार के पीछे एक बड़ा क्षेत्र था जहां लकड़ी की झोपड़ियां बनी थीं, जो खनिकों के निवास स्थान मालूम होते थे। हल्की रोने की आवाजें सुनाई दे रही थीं, शायद उन खनिकों के रिश्तेदारों की, जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया था। खान के अंधेरे प्रवेश द्वार पर लगभग 1 दर्जन छोटी खनन गाड़ियां बिखरी थीं और लगभग 1 मीटर चौड़ी धातु की पटरी खान के अंदर तक जा रही थी। उनके चारों ओर 2 मीटर से अधिक ऊंची लकड़ी की बाड़ थी, जिसमें खान के पूरे प्रवेश और आवासीय क्षेत्र को घेरा हुआ था। ये बाड़ काफी मजबूत दिख रही थी। कैप्टन वेलन ने कुछ सवाल पूछे, लेकिन अस्त व्यस्त खनिक वास्तव में नहीं जानते थे कि अंदर क्या हुआ था। उन्होंने बस अजीब तरह की टकराने वाली आवाजें सुनी थीं, जिसके बाद भयानक चीखें आईं। जब तक उन्होंने एक समूह बनाकर वहां पहुंचने की कोशिश की, उन्हें केवल खून के कुछ निशान ही मिले। ऐसी कई घटनाओं के बाद उन्होंने अंदर की स्थिति की जांच करने की हिम्मत नहीं की। खासकर जब इनाम के शिकारी अंदर गए और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए, तो इन खनिकों ने खान में प्रवेश करने की हिम्मत भी नहीं की। स्पष्ट रूप से इन जवाबों से जांच दल को यह समझने में बहुत कम मदद मिली कि अंदर क्या हुआ था। ये सब सुनने के थोड़ी देर बाद हेमंत ने फैसला किया कि उन्हें सीधे जांच के लिए खान में प्रवेश करना होगा। इसलिए 3 इनाम के शिकारी आगे चले। उनके ठीक पीछे वेलन और विराट के साथ कई नाइट वॉचमैन थे। बीच में शमिट, इंद्री और हेमंत थे और बचे हुए 7 या 8 अन्य नाइट वॉचमैन सबसे पीछे थे। पूरी टीम एक लंबी कतार में धीरे धीरे खान की गहराई में आगे बढ़ी। यह कोई ऐसा सुरक्षा घेरा नहीं था जिसे वे मजबूत बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन खनन सुरंग की विशेष बनावट ने इसे असंभव बना दिया था। खान के प्रवेश द्वार की सुरंग अपेक्षाकृत चौड़ी थी और कई वर्षों की खुदाई के बाद ये लगभग 3 या 4 लोगों के एक साथ चलने के लिए काफी चौड़ी थी। दोनों ओर की चट्टान की दीवारों पर तेल के लैंप लटके थे, जिससे पर्याप्त स्पष्ट रोशनी मिल रही थी, जिससे वे तेजी से आगे बढ़ सके। लेकिन जैसे जैसे वे गहराई में गए, खासकर एक जंक्शन को पार करने के बाद, खान की सुरंगें धीरे धीरे संकरी होती गईं। सुरंग की दीवारों पर लटके कई तेल लैंप क्षतिग्रस्त थे, जिससे खान के अंदर दृश्यता काफी कम हो गई थी। वो जंक्शन जो अभी पार किया है, पुरानी खान की ओर जाता है, जिसे दशकों पहले लगभग पूरी तरह से खोद लिया गया था, खान पर्यवेक्षक ने कहा। जिस सुरंग में हम अभी प्रवेश कर रहे हैं, उसे लगभग 20 साल पहले ही खोदा गया था। हालांकि इसके सोने के भंडार पुरानी खान जितने विशाल नहीं हैं, लेकिन फिर भी मध्यम हैं। उसने समझाया, समस्या इसी नई खान में आ रही है। जैसे जैसे वे गहराई में गए, शायद ही कोई तेल का लैंप जल रहा था। इस बिंदु पर प्रकाश का एकमात्र स्रोत हर व्यक्ति के पास मौजूद मशालों पर निर्भर था। समूह की सतर्कता धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच गई। ये तेल के लैंप क्यों नहीं जल रहे? क्या तेल खत्म हो गया है? आगे चल रहे इनाम के शिकारियों में से एक ने बुदबुदाया। ये तेल के लैंप
अगर उन्हें समय पर फिर से नहीं भरा जाता तो वे केवल 2 या 3 दिन ही चल सकते हैं। तब से काफी समय हो गया है, इसलिए पर्यवेक्षक ने समझाने की कोशिश की। लेकिन तभी विराट को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। जैसे जैसे वह खान में गहराई तक जा रहा था, उसका स्तर 2 खतरे का आभास उसे बार बार चेतावनी दे रहा था, जैसे कि खान की सुरंगों की गहराई में कुछ खतरनाक छिपा हो, और यह भावना मजबूत होती जा रही थी। इससे विराट ने अपनी मांसपेशियों को कस लिया, किसी भी क्षण चकमा देने या हमला करने के लिए तैयार। कुछ ठीक नहीं है, इस तेल के लैंप को देखो, ऐसा लगता है कि किसी चीज ने इसे सीधे दीवार से नोच लिया है, आगे चल रहे इनाम के शिकारी ने कहा, जिसे कुछ अजीब लगा। उसने अपनी मशाल ऊंची उठाई, चट्टान की दीवार के एक किनारे को रोशन किया जहां स्पष्ट खरोंच के निशान थे। ये किसी जानवर के पंजों का काम लग रहा था। जैसे ही सबने उसकी बताई दिशा में ध्यान केंद्रित किया, अचानक सुरंग के फर्श और चट्टान की दीवार के जोड़ से एक बड़ा खुला मुंह बाहर निकला और एक नाइट वॉचमैन की ओर झपटा। सावधान! चूंकि विराट हमेशा सतर्क था, उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और जोर से चिल्लाया। हालांकि उसकी स्थिति हमला किए गए नाइट वॉचमैन के पीछे थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से समय पर हमले को रोकना असंभव था। लेकिन विराट ने तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए हमला किए गए नाइट वॉचमैन को जोर से लात मारी। इस लात ने उसे घातक वार से बाल बाल बचा लिया। अगले ही पल समूह से चीखों का एक स्वर फूट पड़ा। मशाल की टिमटिमाती रोशनी में इनाम के शिकारियों में से एक ने आतंकित स्वर में चिल्लाया, यह एक क्रिस्टल स्टोन छिपकली है। यहाँ एक क्रिस्टल स्टोन छिपकली है। विराट की डार्क विशन की बदौलत वह हमलावर का पूरा रूप स्पष्ट रूप से देख सकता था। ये प्राणी, जिसे क्रिस्टल छिपकली के नाम से जाना जाता था, 3 से 4 मीटर लंबा था, जिसकी मोटी त्वचा ऐसी महसूस होती थी जैसे उसके शरीर पर खनिज के दाने बिखरे हों। जब ये सोने की खान की सुरंग में जमीन और चट्टान की दीवार के जोड़ पर लेटी थी, तो इसे अलग पहचानना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कुकी को अभी तक उसकी उपस्थिति का कोई आभास नहीं था। इस क्षण वह क्रिस्टल छिपकली पर उग्र रूप से भौंक रहा था। हालांकि विराट ने नाइट वॉचमैन साथी को एक तरफ लात मार दी थी, क्रिस्टल छिपकली ने अपनी लंबी पूंछ घुमाई और नाइट वॉचमैन की निचली पीठ पर जोर से वार किया। एक कड़क की आवाज के साथ नाइट वॉचमैन दूर जा गिरा, खान की चट्टान की दीवार से बुरी तरह टकराया। उसकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगी होगी और वह दर्द से वहीं तड़प रहा था। तभी पास के 2 इनाम के शिकारियों ने तेजी से प्रतिक्रिया दी, अपनी बास्टर्ड तलवारों को क्रिस्टल छिपकली पर निशाना साधा और कई वार किए। डिंग डिंग चिंगारियां उड़ी, लेकिन बहुत कम असर हुआ। क्रिस्टल छिपकली की पीठ पर खनिज जैसी बनावट वाली त्वचा की परत में एक रक्षात्मक शक्ति थी जो शायद उसी मोटाई के पत्थर से कम नहीं थी। इनाम के शिकारियों के हमले उसे गुदगुदी से ज्यादा कुछ नहीं लगे। सावधान! क्रिस्टल छिपकली की पीठ पर सबसे मजबूत बचाव होता है, उसकी आंखों या पेट को निशाना बनाओ। समूह के बीच से एक बुजुर्ग आवाज आए। ये जानकार और अनुभवी घुमंतुचारण इंद्री थे जो चेतावनी दे रहे थे। लेकिन जानना और उसे अमल में लाना 2 अलग बातें थीं। इस क्षण समूह के बीच में फंसे नाइट इंस्पेक्टर हेमंत सहित केवल कुछ ही ऐसा कर सकते थे। विराट के लिए भी मुश्किल थी, क्योंकि दोहरे हाथ की विशाल तलवार का उपयोग आंखों में वार करने के लिए एक हाथ की तलवार का उपयोग करने से कहीं ज्यादा कठिन था। धुंधली और सनकरी खान सुरंग में क्रिस्टल छिपकली धीमी गति से नहीं चली। हालांकि चीते जितनी तेज नहीं थी, लेकिन गति में जंगली सुअर से बहुत अलग नहीं थी। हाथ में लंबी तलवार से प्राणी की अखरोट के आकार की आंखों को मारने की कोशिश करना कहना आसान था, करना नहीं। पेट की बात करें तो वह और भी कठिन था। इसके लिए पूरी क्रिस्टल छिपकली को पलटना आवश्यक था। इसकी लंबाई लंबी नहीं थी, लेकिन इसकी मांसपेशियां कसी हुई थी और इसकी त्वचा कठोर और मोटी थी। इसका वजन काफी होना चाहिए। विराट ने अनुमान लगाया कि इसका वजन 6 या 700 पाउंड से कम नहीं होगा। इसलिए भले ही वे जानते थे कि विरोधी कौन है और उसके कमजोर बिंदु क्या हैं, आगे के 3 इनाम के शिकारियों के पास फिलहाल उससे निपटने का कोई तरीका नहीं था, जिससे क्रिस्टल छिपकली को नाइट वॉचमैन के 2 और जवानों को घायल करने का मौका मिला। थोड़ी देर की अराजकता के बाद सबने होश संभाला और अपनी लंबी तलवारें निकालकर क्रिस्टल छिपकली को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ये देखकर कि उसका घात लगाकर किया गया हमला विफल हो गया था और इस क्षण फायदा उठाने का कोई अवसर नहीं था, क्रिस्टल छिपकली तेजी से 180 डिग्री घूमी और अपनी पूंछ को झटकते हुए खान की गहराई में भाग गई। पीछा करो, इसे भागने मत दो। अगर क्रिस्टल छिपकली सफलतापूर्वक भागने में कामयाब हो जाती तो छिपने की उसकी क्षमता को देखते हुए उसे फिर से ढूंढना बेहद मुश्किल होगा।
समूह के सामने विराट ने छलांग लगाए और अपनी महीन स्टील की विशाल तलवार को क्रिस्टल छिपकली के नीचे खिसका दिया, फिर दोनों हाथों से जोरदार धक्का दिया और 6 या 700 पाउंड की क्रिस्टल छिपकली को हवा में पलट दिया। विराट द्वारा इस उछाल की शक्ति को कुशलता से नियंत्रित किया गया, जिससे क्रिस्टल छिपकली का शरीर ठीक 90 डिग्री पर पलट गया, जिससे उसका नर्म भूरा सफेद निचला पेट विराट के सामने उजागर हो गया। अगर कोई इस क्षण क्रिस्टल छिपकली का अगला हिस्सा देख सकता तो वे उसकी अखरोट के आकार की आंखों में दुर्लभ घबराहट को नोटिस करते, और उसके मजबूत अंग अब हवा में बेबस होकर हिल रहे थे। फर्श, एक चांदी की चाप तेजी से चमकी। क्रिस्टल छिपकली का अपेक्षाकृत नर्म पेट कट गया, जिससे 1 मीटर से अधिक लंबा पतला घाव हो गया। फौरन ही हल्के हरे प्रतिदीप्ति रक्त की एक धारा बह निकली। इसके तुरंत बाद क्रिस्टल छिपकली जमीन पर जोर से गिरी, उसके नीचे हल्के हरे रंग के प्रतिदीप्ति रक्त का एक बड़ा पूल फैल गया। वह कुछ देर तड़पी और फिर निश्चल हो गई। इस दृश्य ने तीनों इनाम के शिकारियों को विराट को नए सम्मान के साथ देखने पर मजबूर कर दिया। शुरुआत में जब वे पहली बार खान में प्रवेश किए थे तो उन्होंने मान लिया था कि विराट अपने युवा चेहरे के साथ एक नया नाइट वॉचमैन होना चाहिए, अनुभवहीन और बहुत कम जानने वाला। इसलिए तीनों ने उससे बातचीत करने की कोई इच्छा महसूस नहीं की थी और पूरे समय विराट से शायद ही कोई बात की थी। लेकिन एक विशेषज्ञ तब सामने आता है जब वह कार्य करता है। अगर वे होते तो दोहरे हाथ से 600-700 पाउंड की क्रिस्टल छिपकली को पलटने की कोशिश करना असंभव होता, भले ही पहले से ताकत जमा की गई हो, और विराट ने जिस तेजी और सहजता से ऐसा किया उसका तो कहना ही क्या। ये स्पष्ट था कि यह युवा नाइट वॉचमैन कोई नौसिखिया नहीं बल्कि एक उच्च कुशल मास्टर था। इस क्षण हेमंत, इंद्री और शमिट आखिरकार बीच से समूह के सामने तक आ पहुंचे। विराट को क्रिस्टल छिपकली को मौके पर मारते हुए देखकर हेमंत मुस्कुराए बिना नहीं रह सके, आगे बढ़े और विराट के कंधे पर थपथपाया, बहुत बढ़िया। शमिट ने विराट को ऊपर से नीचे देखा, फिर मुस्कुराते हुए हेमंत से कहा, इंस्पेक्टर हेमंत, क्या हम इस जांच मिशन को समाप्त मान सकते हैं? ऐसा लगता है कि एलिम खान की घटनाओं के पीछे का अपराधी मिल गया है और आपके एक आदमी ने उसे संभाल लिया है। मैं जल्द से जल्द जिला मुख्यालय लौट सकता हूं और अर्ल और जागीरदार को खुशखबरी दे सकता हूं। घुमंतु चारण इंद्री अपनी लकड़ी की छड़ी पकड़े हुए क्रिस्टल छिपकली के पास पहुंचे। वह करीब से देखने के लिए नीचे झुके और कहा, तो यह वास्तव में अत्यंत दुर्लभ क्रिस्टल छिपकली है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे खनिकों को चीखने का मौका भी नहीं मिला और वे शिकार बन गए। क्रिस्टल छिपकली आमतौर पर शिकार को घात लगाकर मारने से पहले चुपचाप इंतजार करती हैं। वे ऐसी मानव खानों जैसे वातावरण को पसंद करती हैं। उनमें क्षेत्र की मजबूत भावना होती है। आमतौर पर आपको किसी भी दी गई खान में केवल एक ही मिलेगी। हालांकि आजकल इन प्राणियों को देखना दुर्लभ हो गया है। ये क्रिस्टल छिपकली बहुत अच्छी कीमत ला सकती है। इंस्पेक्टर हेमंत, क्रिस्टल छिपकली का रक्त मेरे लिए कुछ उपयोगी है, क्या मैं कुछ खरीद सकता हूँ? हेमंत ने विराट पर एक नजर डाली, उससे कोई आपत्ति न देखकर वह मुस्कुराए और बोले, बेशक मास्टर इंद्री, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसा कि शमिट ने उल्लेख किया है, क्या हमें पहले खान से बाहर निकलना चाहिए? हाँ, बिल्कुल, इंद्री जोर से हंसे। तो 4 नाइट वॉचमैन क्रिस्टल छिपकली को ले जा रहे थे। हेमंत और अन्य लोग समूह के बीच में रहे और विराट को 3 उत्साही इनाम के शिकारियों ने गर्मजोशी से घेर लिया। पहले और बाद के व्यवहार में विस्मयकारी अंतर था। पार्टी धीरे धीरे खान की घुमावदार सुरंगों से वापस लौट रही थी। अभियान की सहजता के कारण सबका मनोबल ऊंचा था। इसके अलावा घुमंतु चारण इंद्री के कहने के अनुसार क्रिस्टल छिपकली काफी मूल्यवान थी। चाहे नाइट वॉचमैन के लिए हो या इनाम के शिकारियों के लिए, ये यात्रा उदार हिस्सेदारी या पारिश्रमिक ला सकती थी। हालांकि नाइट वॉचमैन के 2 सदस्य घायल हो गए थे, यह उस क्षति से बहुत कम था जिसकी उन्होंने उम्मीद की होगी। आखिरकार हेमंत ने प्रस्थान से पहले स्पष्ट कर दिया था कि यह एक रहस्यमय घटना है। ऐसी रहस्यमय घटनाओं की कठिनाई के लिए सभी नाइट वॉचमैन अच्छी तरह से तैयार थे। ... किसी ने ध्यान नहीं दिया कि खान सुरंग की चट्टान की दीवार पर मुट्ठी के आकार की पीली आंखों की एक जोड़ी अचानक खुली और चुपचाप विराट और उसके साथियों को गुजरते हुए देख रही थी। विराट उत्साहित इनाम के शिकारियों को जवाब देते हुए सिस्टम नोटिफिकेशन की जांच करने लगा। आपका कौशल, विशाल भालू तलवार तकनीक, उन्नत हुआ, अनुभव जोड़ 145। आपने एक युद्ध का अनुभव किया है। नाइट वॉचमैन व्यावसायिक अनुभव अंक जोड़ 76। लड़ाई बेहद छोटी थी। हालांकि विराट ने अपनी शक्ति विस्फोट का केवल 30% उपयोग किया और अपनी तलवार को 2 बार घुमाया। हर बार उसकी वर्तमान स्तर की शक्ति और कौशल का एक उत्कृष्ट संयोजन था।
इसलिए अर्जित अनुभव काफी पर्याप्त माना गया। इस बीच उसके बगल के 3 इनाम के शिकारी अब विराट से उत्सुकता से बात कर रहे थे, जो उनके पहली बार आने पर उदासीन व्यवहार के बिल्कुल विपरीत था, जैसे उन्होंने पूरी तरह से अपना चेहरा बदल लिया हो। क्या तेजस्व नगर के पास कोई ट्रोल दिखाई दिया? मैंने व्यक्तिगत रूप से हाराल, उस छोटे विशाल को जिला मुख्यालय में ये काम स्वीकार करते हुए देखा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इनाम के शिकारियों को उस विशाल के बारे में बात करते हुए सुनकर, जिसने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी, विराट ने तुरंत उस दिन के बारे में सोचा जब इनाम के शिकारियों का वह समूह तेजस्व नगर में दाखिल हुआ था, और बड़ी ढाल वाली बर्बर लड़की जो कतार में सबसे आखिरी थी। विराट स्वाभाविक रूप से बर्बर लोगों और ट्रोल के बारे में और जानना चाहता था, खासकर जब से कई दिन बीत चुके थे और उसे किसी और से उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। ऐसा लग रहा था कि बर्बर इनाम के शिकारी ट्रोल के बारे में पुष्टि की गई खबर मिलने के बाद निकलने से पहले बीच होटल में कुछ दिनों तक इंतजार किए थे। लेकिन आज उन्हें तेजस्व नगर की सराय छोड़े हुए 2 या 3 दिन हो चुके थे, और दिनों की गिनती से उन्हें अब तक वापस आ जाना चाहिए था। हालांकि किसी कारण से विराट ने उनकी वापसी की कोई खबर नहीं सुनी थी। क्या ये हो सकता है कि वे सीधे जिला मुख्यालय लौट गए हों? संभव है, शायद जिला मुख्यालय के ये तीनों इनाम के शिकारी कुछ जानते हों। उस विचार के साथ विराट ने भी थोड़ा सिर हिलाया, थोड़ा संकोच के साथ जवाब दिया, हाँ, बर्बर योद्धाओं की वह टीम बहुत मजबूत है। हाँ, लेकिन विराट, मैं देखता हूं कि तुम इतने युवा हो और पहले से ही इतनी ताकत रखते हो। बहुत जल्द तुम। जैसे ही वह इनाम का शिकारी उत्सुकता से बात कर रहा था, एक प्रकार की उच्च आवृत्ति वाली झटके की आवाज, जो मानव कानों के लिए श्रव्य नहीं थी, हवा में फैलती हुई महसूस हुई। भनभनाहट भनभनाहट भनभनाहट। एक कपकपी वाली उपस्थिति अचानक उतर आई, जिससे सभी को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। कड़क कड़क कड़क। इससे पहले कि सब चारों ओर देख पाते, विराट और अन्य लोगों ने जमीन को हिलते हुए महसूस किया, और खनन सुरंग की छत से विभिन्न आकार के पत्थर गिरने लगे, जिससे सभी लड़खड़ा गए और अपना संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करने लगे। क्या ये भूकंप हो सकता है? कई लोग चिल्लाए। कुकी उनके पीछे पागलों की तरह भौंकने लगा, और विराट के दिमाग में तुरंत खतरे की घंटी बज उठी। अच्छा नहीं, यह एक हमला है। लेकिन इससे पहले कि विराट मुड़ पाता, उसने पीछे से एक जोरदार हवा का झोंका महसूस किया। विराट तुरंत जमीन पर आगे की ओर लुढ़क गया, पीछे से हुए हमले को चकमा दिया। लेकिन विराट के ठीक पीछे चल रहे 2 नाइट वॉचमैन समय पर चकमा नहीं दे सके। धप। एक तरबूज पर जोर से हथौड़े से वार करने की आवाज आए। दोनों नाइट वॉचमैन के सिर फूटे हुए तरबूजों की तरह फट गए। तुरंत हर जगह खून और सफेद दिमाग का पदार्थ बिखर गया। उसके साथी, जो बस एक पल पहले खुशी से बात कर रहे थे, अब मौके पर ही मर चुके थे। विराट तेजी से पीछे मुड़ा, और तभी उसने देखा कि उनका हमलावर एक विशाल प्राणी था जो 3 मीटर ऊंचा था, जिसका सिर खनन सुरंग की छत को लगभग छू रहा था। यह एक विशालकाय जैसा दिखता था, जिसकी सतह खुरदरी और असमान थी, और ये 2 मीटर से अधिक लंबे पत्थर के गद्दे से वार कर रहा था। वह भयानक वार उस पत्थर के गद्दे को घुमाकर किया गया था। लेकिन विराट को समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा प्राणी, जिसे उन्होंने सुरंग में पहले आने पर भी नोटिस नहीं किया था, कैसे किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना रह सकता है। वे प्रवेश करते समय इस क्षेत्र से गुजरे थे। इसके अलावा तार्किक रूप से इस आकार और बनावट के प्राणी को सुरंग में उसकी आवाजाही से एक आवाज पैदा करनी चाहिए थी, जिसे विराट दर्जनों मीटर दूर से महसूस कर सकता था। फिर भी हमला इतना अचानक और चोरी छिपे हुआ था। इस बार उसके साथ कुकी भी था। एक कुत्ते की सुनने और सूंघने की क्षमता इंसान से दर्जनों गुना बेहतर होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमले से बस एक पल पहले ही कुछ गड़बड़ी महसूस की। वास्तव में अजीब। इस क्षण कैप्टन वेलन पहले ही गुस्से से लाल हो चुके थे। जो 2 लोग अभी अभी मरे थे, वे उसके सीधे अधीनस्थ थे, जिनके साथ उसने अनगिनत कार्य और लड़ाइयां लड़ी थीं, जिससे एक ऐसा बंधन बन गया था जैसा किसी और के साथ नहीं था। अप्रत्याशित रूप से वे यहां मर गए थे। फौरन ही वेलन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए प्राणी की छाती पर एक असाधारण तेज गति से वार किया। ऐसा लगा प्राणी प्रतिक्रिया देने में बहुत धीमा था, ठीक वैसे ही जैसे वेलन ने सोचा कि उसका वार सफल होगा। डिंग। सभी को ये देखकर झटका लगा कि जब वेलन का वार प्राणी के शरीर पर लगा तो चिंगारियां उड़ी। तब तक गिरते पत्थरों और धूल के कारण और अचानक हमले के कारण कई लोगों की मशालें जमीन पर गिर चुकी थीं, और पूरी खनन सुरंग रोशनी और अंधेरे के बीच टिमटिमा रही थी। अधिकांश लोग केवल एक ऊंची मानव आकृति को उन पर हमला करते हुए देख पा रहे थे।
लेकिन विराट ने अपनी डार्क विजन से तुरंत देखा कि प्राणी का अनियमित सतह वाला शरीर पूरी तरह से एक विशेष प्रकार की चट्टान से बना था और रक्षात्मक शक्ति के मामले में यह उस क्रिस्टल स्टोन छिपकली से भी अधिक मजबूत था जिसका सामना उन्होंने अभी अभी किया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वेलन का वार सफल होने के बावजूद व्यर्थ था। तभी राक्षस ने प्रतिक्रिया दी, अपने विशाल पत्थर के गद्दे को वेलन की ओर घुमाया। सावधान! हेमंत टीम के बीच में तैनात जोर से चिल्लाए। जैसे ही वह मुड़ा, उसने देखा कि उसके 2 लोग गद्दे के एक ही वार से मारे गए, एक डबल किल। अब वेलन भी दुश्मन के हाथों मरने वाला था, जिससे हेमंत लगभग अनियंत्रित गुस्से में आ गए। वेलन तेजी से पीछे हटा, लेकिन गद्दे की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी और विशाल हथौड़े को अपने सिर पर टकराते हुए देखकर वेलन ने निराशा में अपनी आंखें पहले ही बंद कर ली थीं। ये खत्म हो गया। वह उन 2 अधीनस्थों के नक्शेकदम पर चलने वाला था। उसे उम्मीद नहीं थी कि राक्षस विशाल होने के बावजूद हमले की गति में धीमा नहीं होगा। राक्षस ने अपने पत्थर के गद्दे को घुमाया जैसे कि वह उसके अपने हाथ का विस्तार हो, यहां तक कि कल्पना से भी तेज। उस क्षण विराट बस जमीन से लुढ़क कर उठा था और ये देखकर वेलन को बचाने में बहुत देर हो चुकी थी। टंग! वेलन ने केवल अपने कान के पास धातु के एक बहरेपन भरी टक्कर महसूस की, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वह मरा नहीं है। अचानक आंखें खोलने पर उसने अपने बॉस हेमंत को देखा, जिसकी बांह की मांसपेशियां नाटकीय रूप से सूज गई थीं, हठपूर्वक अपने सामने एक स्टील की ढाल पकड़े हुए थे। हालांकि हेमंत के गाल पहले ही इतने लाल थे कि वे लगभग खून बह रहे थे, स्पष्ट रूप से लगभग अपनी सीमा पर थे। ये पता चला कि जब हेमंत ने देखा कि वेलन भी राक्षस के हथौड़े के नीचे मरने वाला है, तो वह गुस्से में फूट पड़ा, कई लोगों को एक तरफ धकेला और टीम के बीच से वेलन के बगल में भागा, राक्षस के वार को ठीक समय पर रोका। भागो! हेमंत दहाड़ा। अगले ही पल वेलन, लाल चेहरे वाला और शर्मिंदा, मुड़ा और पीछे की ओर भागा। स्पष्ट रूप से उसकी धृष्टता ने उसके बॉस हेमंत को राक्षस के हमले का खामियाजा उठाने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन 3 मीटर ऊंचे पत्थर के राक्षस के साथ ताकत में प्रतिस्पर्धा करना स्पष्ट रूप से एक मूर्खतापूर्ण कार्य था। भले ही हेमंत पूरी ताकत पर एक पूर्ण नाइट थे, वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये प्रजातियों में एक अंतर था। तभी विराट ने ध्यान से देखा कि राक्षस से एक वार लेने के बाद हेमंत के मोटे हाथ लगातार कांप रहे थे और स्टील की ढाल में अब एक गहरा गड्ढा था। अगर इसकी अच्छी गुणवत्ता और मजबूती नहीं होती तो यह शायद टूट चुकी होती। राक्षस भी हैरान लग रहा था कि यह छोटा सा साथी वास्तव में उसके वार को झेल सकता है। लेकिन जल्द ही उसकी मिट्टी जैसी बड़ी आंखों में झुंझलाहट का रंग दिखाई दिया, क्योंकि उसने हथौड़े को एक बार फिर हेमंत पर जोर से नीचे से ऊपर की ओर घुमाया। धप! इस बार हेमंत और ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। जिस क्षण पत्थर का हथौड़ा ढाल से टकराया, उसे तेज गति से तोप के गोले की तरह दूर फेंक दिया गया। फिर एक धम की आवाज के साथ वह खान की चट्टान की दीवार से हिंसक रूप से टकराए। तभी आग की रोशनी ने राक्षस के शरीर को रोशन किया। बदसूरत गड्ढे वाली पत्थर की सतह, मानव जैसी आकृति। टीम के पीछे से ये देखकर इंद्री ने तुरंत सदमे का भाव दिखाया और चिल्लाए, ये पौराणिक सुरंग स्टोन राक्षस है। लानत है, इस तरह के प्राणी को सैकड़ों साल पहले विलुप्त हो जाना चाहिए था, ये यहाँ कैसे आ सकता है? इंद्री ने अविश्वसनीयता से कहा। इसके तुरंत बाद उनकी आंखों में गहरी लालसा, या यूं कहें लालच दिखाई दिया। इंद्री चिल्लाते रहे, सब लोग सावधान रहो, यह अविश्वसनीय रूप से मजबूत है और विशेष वीरगाथा वीरगाथा। विराट की शक्ति सचमुच तीसरे स्तर के नाइट सेवक के दायरे में आ चुकी थी और गुप्त तकनीक, दहाड़ प्रहार और मुख्य कौशल शक्ति विस्फोट के साथ औपचारिक नाइट पद से नीचे विराट का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होना चाहिए था। हालांकि प्रतिद्वंद्वियों की बात करें तो विराट को तुरंत वह इंद्री याद आया। हेमंत के विवरण के अनुसार इंद्री एक पहले स्तर का जादूगर प्रशिक्षु प्रतीत होता था। उसकी शुद्ध युद्ध शक्ति मजबूत नहीं थी, लेकिन उसके पास कई पेचीदा तरीके थे। अगर मैं उससे अनजान में टकराता हूं तो निश्चित रूप से मुझे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर उसकी ताकत काफी नहीं होती तो वह जहर का सहारा लेता है। विराट को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। आखिरकार इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। जहां तक हेमंत के सौहार्दपूर्ण अनुस्मारक की बात है, विराट स्वाभाविक रूप से समझ गया था कि दूसरा पक्ष चाहता था कि वह अपनी सीमित ऊर्जा को नाइट के पारलौकिक मार्ग पर केंद्रित करे। संक्षेप में ये सिर्फ 2 शब्द थे, विशेषज्ञता। लेकिन विराट अब भी विशेषज्ञता प्राप्त कर रहा था। वह सिर्फ 3 चीजों में विशेषज्ञता प्राप्त कर रहा था, लोहार, रात्रि प्रहरी और डॉग ट्रेनर। ये हेमंत ने जो कहा था उसका खंडन नहीं करता था।
विराट को याद आया कि उसे अभी तक अपना लूटा हुआ सामान छांटना बाकी है। उसने इंद्री की कई चीजें अपने कमरे की मेज पर एक कतार में बिछा दी। सबसे पहले वह हथियार था जो एक छड़ी जैसा दिखता था, लेकिन उसके अंदर एक पतली तलवार छिपी थी। कुछ देर सोचने के बाद विराट ने उसे अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया। उसे नियमित रूप से इसकी आवश्यकता नहीं थी। उसके पास उसकी उत्तम स्टील की बड़ी तलवार और रात्रि प्रेरी द्वारा जारी की गई बास्टर तलवार थी। छिपी हुई तलवार वाली छड़ी का उपयोग भविष्य में अचानक हमलों के लिए किया जा सकता था। अगला था चमड़े का सिक्का पाउच। विराट ने उसमें से सारे सिक्के खाली कर दिए। अरे वाह, बिल्कुल भी बुरा नहीं। वास्तव में 60 से अधिक सोने के सिक्के और काफी चांदी के सिक्के हैं। विराट ने मन ही मन सोचा, वास्तव में जादूगर हत्यारों से कहीं अधिक अमीर होते हैं। 3 बोतलें, जिनमें से 2 का उपयोग उसे अभी तक पता नहीं था। विराट ने अब से उनके बारे में पूछने के लिए समय निकालने की योजना बनाई। इसके अतिरिक्त विराट ने उस अंगूठी को हाथ में तोला जिससे मतिभ्रम करने वाली जहरीली गैस निकलती थी। बाहरी हिस्सा एक पन्ना अंगूठी थी, लेकिन पन्ना के एक तरफ सुई के सिर के आकार का एक छोटा ट्रिगर था। ऐसा लगता था कि दबाने पर जहरीली गैस को चुपचाप छोड़ा जा सकता था। घुमंतु चारण, ये पिछले हत्यारे से भी ज्यादा हत्यारे जैसा क्यों लग रहा है? विराट ने अपने दिल में आलोचना की। अंत में विराट ने भेड़ की खाल के कवर वाली थोड़ी पुरानी डायरी उठाए। कुछ पन्ने पलटने के बाद विराट ने पाया कि यह वास्तव में इंद्री की डायरी थी। इसमें उसकी यात्राओं और विभिन्न निंदनीय रहस्यों का विवरण था। शायद इन 2 शब्दों के क्रम को उलट देना चाहिए। सबसे हालिया पृष्ठ में 2 दिन पहले की घटनाओं को दर्ज किया गया था, जब उसे प्रबंधक शमित से एक निमंत्रण मिला था और उसने एलिम खान में जांच मिशन में शामिल होने की योजना बनाई थी। जैसे ही विराट ने डायरी को ध्यान से पढ़ा, उसे अचानक ऐसा लगा जैसे वह किसी कामुक उपन्यास में ज्ञान की तलाश कर रहा हो। लानत है, जो शरीफ होते हैं वह डायरी नहीं रखते। जो असभ्य होते हैं वे सभी खून से भरी डायरी रखना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए एक लंबा विवरण था जिसमें लिखा था, हरे घास के महीने में मैं यॉर्कशायर आया। जागीरदार चार्ल्स के परिचय के माध्यम से मैं अर्ल यॉर्क की पत्नी से मिला। महिला लंबी और सुडौल थी, जिसकी त्वचा दूध जितनी पीली थी। उसके नाजुक पैरों के गुलाबी नाखून एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली चमक के साथ झिलमिला रहे थे। मुझे प्रेम आकर्षण जड़ी बूटी खोजने में बहुत प्रयास करना पड़ा और आखिरकार मैंने उसे पा लिया। 300 शब्द छोड़े गए। उद्धरण चिन्ह ... एमरल्ड खाड़ी से गुजरते हुए हम एमरल्ड भोजनालय गए। वहां की स्ट्रिप्टीज डांसर वास्तव में बहुत मसालेदार थी, वस्तुतः कुछ भी नहीं पहन रही थी। लगातार 3 दिनों तक मैंने सराय नहीं छोड़ी। इन विवरणों ने विराट के युवा रक्त को उबाला और उसकी कल्पना को जंगली बना दिया। हालांकि जब वह आखिरी पन्ने पर पलटा तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। उद्धरण चिन्ह ... लानत है जादूगर की प्रतिभा। मेरी बुनियादी ध्यान पद्धति में मुश्किल से कोई प्रगति हुई है और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने वाली औषधि पागलपन की हद तक महंगी है। कितना शानदार होगा अगर मुझे अथाह मूल्य का कोई खजाना मिल जाए। उद्धरण चिन्ह ... कल के जांच मिशन को ध्यान में रखते हुए मैं महागढ़ जिला शहर में चमगादड़ बाजार गया और अंगूठी भरने के लिए मतिभ्रम करने वाली जहरीली गैस की एक छोटी बोतल खरीदी। बुनियादी ध्यान पद्धति। अचानक विराट की पुतलियां सिकुड़ गईं। तुरंत उसने इंद्री की डायरी को बार बार 7 या 8 बार पलटा, लेकिन अंत में उसे अभी भी बुनियादी ध्यान पद्धति का कोई निशान नहीं मिला, जिससे उसे बहुत निराशा हुई। तथाकथित बुनियादी ध्यान पद्धति डायरी में दर्ज नहीं थी। अपनी भावनाओं को शांत करने के बाद विराट ने ध्यान से पढ़ना जारी रखा। 1 घंटे बाद विराट ने इंद्री की डायरी को बंद कर दिया, जिससे वह गहरे विचारों में आ गया था। बुनियादी ध्यान पद्धति महत्वपूर्ण थी और शायद वह चमगादड़ बाजार में इसके बारे में और जान सकता था। चमगादड़ बाजार निश्चित रूप से वही होगा जिसे ये जादूगर प्रशिक्षु माल खरीदते या व्यापार करते समय संदर्भित करते थे। डायरी में दिए गए विवरण के आधार पर यह चमगादड़ बाजार संभवतः जिला शहर में कहीं स्थित था। दुर्भाग्य से चूंकि वह पहले से ही अर्ल के सबसे बड़े बेटे और बैरन आलोक के ध्यान में आ चुका था, जिला शहर जाना अभी भी थोड़ा जोखिम भरा था। इसके अलावा अगर ये सभी जादूगर प्रशिक्षु इंद्री जितने चालाक और निर्दयी थे, तो अभी वहां जाने पर वह आसानी से नाली में पलट सकता था। कुछ सोचने के बाद विराट ने फैसला किया कि वह आधिकारिक तौर पर नाइट बनने और पारलौकिक में कदम रखने तक इंतजार करेगा, इससे पहले कि वह इस तथाकथित चमगादड़ बाजार की तलाश करे। इसके बाद विराट ने उन चीजों को छांटा जिन्हें उसे आगे पूरा करने की आवश्यकता थी। सबसे पहले विशाल भालू तलवार तकनीक को स्तर 5 तक बढ़ाना था।
अगला, जब उसे मौका मिले तो क्वार्टरमास्टर से मिलना और कुछ शील्ड डिफेंस युद्ध कौशल का आदान प्रदान करना था। बाकी योजना के अनुसार आगे बढ़ सकता था। खट खट खट, दरवाजे पर दस्तक ने विराट के विचारों को बाधित कर दिया। विराट, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अन्या की कोमल आवाज दरवाजे के बाहर से आए। बेशक। विराट मुड़ा और अन्या को सिर नीचे करके अंदर आते देखा, जो सीधे उसकी आंखों में देखने में बहुत शर्म महसूस कर रही थी। लेकिन अगले ही पल अन्या की थोड़ी हिलती हुई छाती ने हिम्मत जुटाने के लिए एक गहरी सांस ली और जल्द ही उसने विराट की ओर देखा और कहा, विराट, मैंने आज दोपहर सुना कि कई रात्रि प्रहरियों का बलिदान हो गया है। तुम्हें बाहर जाते समय सावधान रहना चाहिए। विराट को अचानक एहसास हुआ। एक लड़की के लिए ऐसी चिंता व्यक्त करना स्वाभाविक रूप से थोड़ा शर्मनाक था, खासकर अन्या जैसे व्यक्तित्व वाली। धन्यवाद अन्या, मैं सावधान रहूंगा। सही कहा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी है? क्या तुम्हें मेरी ताबीज का उपयोग करने की आवश्यकता है? मुझे वास्तव में नहीं लगी है। देखो, विराट ने अपनी आस्तीन उठाए और फिर एक संकेत के रूप में अपनी शर्ट उठाए। भाई, रात के खाने का समय हो गया है, बोनी की कुरकुरी आवाज आए। उस पल एक प्यारा सा छोटा सिर दरवाजे के चारों ओर से झांका और वह बोनी थी। अपने भाई विराट को अपनी शर्ट उठाते हुए देखकर और फिर अन्या दीदी को देखकर बोनी का मुंह एक पूर्ण वृत्त में खुला रह गया। उसका आश्चर्य स्पष्ट था। बोनी, ये वह नहीं है जो तुम सोच रही हो। अन्या तुरंत शर्मा गई और मना करते हुए अपने हाथ हिलाए। छोटी चालाक, तुम क्या सोच रही हो? भाई बस अन्या को ये देखने में मदद कर रहा है कि कहीं कोई घाव तो नहीं है, विराट ने हंसते हुए कहा, क्योंकि उसने बोनी के सिर पर थपथपाया। ... जब विराट नीचे गया तो उसने देखा कि उसकी मां एम्मा ने शानदार रात का खाना तैयार किया था। 3 मैरिनेटेड हेरिंग्स, अचार वाले सुअर के मांस का एक बड़ा हिस्सा, बाजार से खरीदा गया एक पूरा भुना हुआ चिकन, मैश किए हुए आलू का एक बड़ा कटोरा, सफेद ब्रेड के 5 बड़े 1 पाउंड के पाव और दूध की एक बोतल। 1 महीने पहले ऐसा भव्य रात्रिभोज अकल्पनीय होता, लेकिन अब जब तक विराट घर पर था, ये दैनिक जीवन का एक सामान्य हिस्सा बन गया था। और जैसे जैसे विराट की भूख बड़ी होती गई, मां एम्मा द्वारा तैयार किया गया भोजन बेहतर और बेहतर होता गया। बेशक इसका लगभग आधा विराट के पेट में चला गया। 4 लोगों का परिवार और अन्य एक साधारण लकड़ी की मेज के चारों ओर गर्मजोशी से बैठे रात का खाना साझा कर रहे थे। ... चूंकि विराट और रात्रि प्रहरियों के एक समूह ने दिन के दौरान एलिम खान में लड़ाई में भाग लिया था, हेमंत ने उन्हें विशेष रूप से 2 दिन की छुट्टी दी। लेकिन विपेट कुकी रात में घूमता रहता था और विराट के पैरों के चारों ओर कुछ बार चक्कर लगाने के बाद दरवाजे पर 2 बार भौंकता था। तुरंत विराट कुकी का अर्थ समझ गया। वह चाहता था कि वह उसे रात की गश्त के लिए ले जाए। इसलिए बोनी के खिलखिलाने के बीच और अन्या की शांत मुस्कान के तहत विराट को केवल कुकी को टहलाने के लिए बाहर ले जाना पड़ा। थोड़ी देर में विराट को रात की गश्त पर 3 अन्य रात्रि प्रहरी सहयोगी मिले। जैसे ही वे एक दूसरे के पास से गुजरे, विराट ने उन्हें मुस्कान के साथ बधाई दी। अरे, क्या वह बड़ी तलवार वाला विराट है? हाँ, क्या तुम उसे नहीं जानते? वे कहते हैं कि उसने आज एलिम खान में एक बड़ी तलवार से 5 मीटर ऊंचे राक्षस को मार डाला। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हालांकि विराट दूर चला गया था, रात की शांति में वह अपने 3 रात्रि प्रहरी सहयोगियों को उसके बारे में बात करते हुए स्पष्ट रूप से सुन सकता था। बड़ी तलवार वाला विराट। विराट ने अपनी पीठ पर उत्तम स्टील की बड़ी तलवार को छुआ, मन ही मन सोचा, ठीक है, यह उपनाम इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन 5 मीटर ऊंचे राक्षस के बारे में सुनकर विराट अवाक था। उसका इससे क्या लेना देना था? उसने सोचा कि दिन में जांच मिशन पर कौन सा रात्रि प्रहरी गपशप कर रहा था। 3 मीटर ऊंचा राक्षस 5 मीटर का हो गया था। भौंक भौंक। अचानक कुकी सड़क के किनारे जंगल की ओर भौंकने लगा। इससे विराट तुरंत सतर्क हो गया। क्या ये कोई जंगली जानवर हो सकता है? लेकिन इस सिद्धांत पर काम करते हुए कि कम अक्सर अधिक से बेहतर होता है, विराट रात में चीजों की जांच करने के लिए जंगल में प्रवेश करने का इरादा नहीं रखता था। लेकिन अगले ही पल कुकी विराट के चारों ओर कुछ बार दौड़ा और फिर अपने मुंह से विराट की पतलून के हिम को खींचने लगा, जैसे कि विराट को तुरंत देखने के लिए आग्रह कर रहा हो। इससे विराट थोड़ा हैरान हुआ। यह कोई जंगली जानवर नहीं लगता, कुकी में डर की भावना नहीं है। ठीक है, तो चलो जाकर देखते हैं। विराट उत्सुक होने से खुद को रोक नहीं सका। कुकी ने नेतृत्व किया, तेजी से जंगल में चला गया। विराट की बहुत बड़ी हुई शारीरिक स्थिति और उसके अंधेरे दृष्टि डार्क विजन के कारण रात के जंगल में भी वह विपेट के ठीक पीछे तालमेल बनाए रख सकता था।
हालांकि विराट का दाहिना हाथ पहले से ही उसकी पीठ पर उत्तम स्टील की बड़ी तलवार की मूठ पर टिका हुआ था। अगर कुछ गड़बड़ लगती तो वह तुरंत प्रतिक्रिया दे सकता था। अरे, कुछ ठीक नहीं है, खून की गंध लगती है। विराट के नथुने फड़फड़ाए। कोई आश्चर्य नहीं कि कुकी मुझे यहाँ आने के लिए चाहता था। उनसे आगे कुकी अचानक रुक गया और फिर अपना सिर घुमाया। विराट पर कुछ बार भौंकता था, जैसे कि कह रहा हो, ये जगह है। विराट ने तुरंत अपनी अंधेरे दृष्टि का उपयोग करके उस दिशा में ध्यान केंद्रित किया, केवल जंगल की धब्बेदार चांदनी में देखने के लिए। एक महिला जिसे वह अच्छी तरह से पहचानता था, जमीन पर तिरछे लेटी हुई थी। उसकी विशेषता ढाल उसके बगल में थी। क्या ये वह बर्बर ढाल मेडेन है? विराट खुद को धीरे से चिल्लाने से रोक नहीं सका। बर्बर लड़की की प्रतिष्ठित ढाल पहले से ही लगभग एक छोटा आधा गायब थी, और टूटे हुए किनारे पर स्पाइक्स और दांतेदार दरारों को देखते हुए ऐसा लगता था कि इसे किसी तरह के भारी हथौड़े या इसी तरह के भारी हथियार से तोड़ा गया था। लड़की के सुडौल शरीर पर कोई स्पष्ट घाव नहीं था, लेकिन ढाल पकड़ने वाली बांह अजीब तरह से मुड़ी हुई थी। सबसे अधिक संभावना विस्थापित या टूटी हुई थी। अरे, कुछ गलत है। विराट ने अचानक देखा कि दूसरी पार्टी की मुड़ी हुई बांह से काले वाष्प बिलोइंग कर रहे थे, एक परेशान करने वाली आभा का उत्सर्जन कर रहे थे। अंधेरी ऊर्जा एक जीवित चीज की तरह महसूस हुई, एक काली ऑक्टोपस की तरह एक बांह के चारों ओर लपेटकर और लगातार टम्बलिंग। विराट ने पहले कभी ऐसी अजीब चीज नहीं देखी थी, लेकिन करीब से सोचने पर यह लकड़ी के ताबीज से उत्सर्जित हरी रोशनी के समान लगा। किसी तरह की बुरी रहस्यमय पक्ष ऊर्जा। विराट ने सोचा, भ्रम से भरा हुआ। लेकिन ये कैसे संभव है? क्या बर्बर टीम नरभक्षी को मारने के लिए नहीं गई थी? जब वह बर्बर इनाम शिकारी दस्ता तेजस नगर में दाखिल हुआ, तो असाधारण रूप से लंबा और मजबूत बर्बर नेता हरल, जिसका उपनाम विशाल था, अभी भी विराट के दिमाग में ताजा था। ढाल मेडेन को घायल करने के लिए किसी को शायद पहले उसे पार करना होगा, है ना? अब ढाल मेडेन यहाँ पड़ी है, उसका भाग्य अज्ञात है। क्या ऐसा हो सकता है कि नरभक्षी इतना भयंकर था और जादू टोना जानता था? विराट ने सोचा कि मामला इतना सरल नहीं था, और साथ ही डर की भावना अचानक उसे पकड़ लिया। परवाह किए बिना, मुझे पहले देखना चाहिए कि क्या उसे अभी भी बचाया जा सकता है। विराट तुरंत पास आया और ध्यान से उसकी जांच करने लगा। उसने धीरे धीरे उसे पीठ के बल लेटने के लिए मोड़ दिया। लड़की की अभिव्यक्ति दर्द की थी, उसकी भौहें गहरी झुकी हुई थीं, और उसके मुंह के कोनों से खून टपक रहा था, जो दर्शाता था कि उसे कुछ आंतरिक चोटें लगी होंगी। उसकी माथे की पट्टी चली गई थी, और उसके पीले पीले बाल खून और पसीने से भीगे हुए, उलझे हुए तालों में नीचे लटक रहे थे, उसके माथे और गालों से चिपके हुए थे। विराट ने लड़की की पीली गर्दन धमनी पर 2 उंगलियां रखीं, एक पल के लिए महसूस किया, और सिर हिलाया। एक नारी है, बेहोश सांस लेना। अच्छा, वह मर नहीं गई है, उम्मीद है। विराट ने राहत की सांस ली। इससे पहले वह कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन जब से अन्या उस चमत्कारी हरी रोशनी को नियंत्रित करने में सक्षम थी, उसे लगा कि जब तक ढाल मेडेन मर नहीं जाती, अन्या धीरे धीरे उसे ठीक करने में सक्षम होनी चाहिए। केवल यह अंधेरी ऊर्जा। थोड़ा मुश्किल लगा उपचार प्रक्रिया में अनिश्चितता मिलाना। तभी युवा विपेट कुकी विराट के पीछे किसी चीज पर जोर से भौंका। अपने खतरे की धारणा के साथ विराट ने तुरंत ढाल मेडेन को नीचे रखा और देखने के लिए मुड़ गया। उसने देखा कि कई जोड़े चिकनाई भरी हरी आंखें धीरे धीरे जंगल की गहराई से आ रही थीं। ये जंगल के भेड़िए हैं। अपनी अंधेरे दृष्टि का उपयोग करते हुए विराट ने जल्दी से जीवों की पहचान की। 7 या 8 भूरे भूरे जंगल के भेड़िए बंद हो रहे थे। भेड़िए विराट ने अपने पिछले जीवन में देखे गए किसी भी उत्तरी अमेरिकी ग्रे भेड़ियों से बड़े थे। औसतन प्रत्येक जंगल भेड़िया एक पिचफोर्क से लैस एक वयस्क व्यक्ति से कम दुर्जय नहीं था। चिल्लाना। कुकी स्पष्ट रूप से घबराया हुआ और डरा हुआ था, विराट के पैरों के करीब सिकुड़ रहा था। भेड़िया पैक धीरे धीरे आगे बढ़ा। अपने प्रतिद्वंद्वी को कमजोर के रूप में देखते हुए पैक नेता एक बछड़े के आकार का एक कम दहाड़ उत्सर्जित करता था, चार्ज को प्रेरित करता था। 2 से 3 मीटर लंबा भूरा भूरा भेड़िया छाया बिजली की तरह विराट की ओर झपटी। शक्ति विस्फोट। विराट का शरीर अचानक 20 या 30 सेंटीमीटर ऊपर उठा, उसकी मांसपेशियां उभरी और नसें पॉपिंग हुई। फिर चांदी की रोशनी का एक चाप ऊपर की ओर चमका, क्रूरता से अल्फा भेड़िए के नीचे के हिस्से को खोल दिया। श्वास। मांस को काटने की आवाज हवा को भर गई। कराहना। एक दयनीय कराहट बज उठी, क्योंकि अल्फा भेड़िया अभी भी मरोड़ रहा था और कुछ 100 पाउंड वजन का था। हवा में फटते समय अपने फटे हुए पेट से खून और अन्न फैल गए। अगले ही पल यह जमीन पर भारी पड़ गया, इसका पेट विराट की तलवार से फट गया।
इससे तुरंत अन्य चार्जिंग जंगल भेड़ियों को डर से कांपने लगा। जल्दी से भयंकर आदमी विराट से दूर हो गए। विराट ने अल्फा भेड़िए के शव को बल के साथ भूखे पैक में वापस लात मारी। भयानक विराट को देखते हुए भेड़िया पैक चिल्लाया और पीछे हट गया। इस क्षण कुकी को अपने मालिक के अधिकार और दुश्मन की वापसी को महसूस हुआ। ये कुछ कदम आगे बढ़ा और भेड़ियों पर जोर से भौंका, कम से कम दोगुना इसका आकार। भौंक भौंक भौंक। इसने पूरी तरह से वाक्यांश अपने गुरु से ताकत मांगना का उदाहरण दिया। विराट ने जल्दी से जमीन से बर्बर लड़की को उठाया, पास की युद्ध कुल्हाड़ी और टूटी हुई ढाल को पकड़ा और छोड़ने के लिए मुड़ गया। उसे बचाना प्राथमिकता थी। यही कारण था कि विराट ने तुरंत लीड भेड़िया को मारने के लिए कौशल शक्ति विस्फोट का उपयोग करना चुना। उसे एक त्वरित संकल्प की आवश्यकता थी। विराट के जाने के बाद पैक ने जल्दी से अपने पूर्व नेता के अभी भी मरोड़ते हुए शव को घेर लिया, एक भयानक दावत में शामिल हो गया। उन्हें पूरी तरह से परवाह नहीं थी कि यह उनकी तरह के एक का शरीर था। एक भरा हुआ पेट उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। घर में प्रवेश करने पर और विराट को एक महिला को पकड़े हुए देखकर खून से ढकी हुई उसकी मां एम्मा सदमे में हाँफ गई। अन्या, चीजें तैयार करना शुरू करो। मां, ये केवल भेड़िया का खून है, विराट ने कहा। आश्चर्यचकित अन्या तुरंत समझ गई और जल्दी से ऊपर भाग गई। वह जानती थी कि विराट चाहता था कि वह उपचार के लिए चमत्कारी ताबीज तैयार करे। यह क्या है? मां, मैंने उसे कुत्ते को टहलाते समय सड़क के किनारे लेटे हुए पाया, इसलिए मैं उसे वापस ले आया, विराट ने समझाया। इससे मां एम्मा को कुछ हद तक आश्वस्त किया गया, जिन्होंने कहा, लेकिन क्या हमें डॉक्टर को नहीं बुलाना चाहिए? यह एक गंभीर समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं उसे ऊपर ले जाऊंगा और अन्या को पहले एक नजर डालने दूंगा। विराट ने विस्तार के बिना जोड़ा और बर्बर लड़की को ऊपर ले गया। मां एम्मा आश्चर्यचकित रह गईं। क्या अन्या को उस पर एक नजर डालनी चाहिए? अन्या ने कब से ठीक करना सीखा? क्या अन्या एक चिकित्सक है? मैंने उसे कभी इसका उल्लेख करते नहीं सुना। एक बार जब विराट ने धीरे से लंबी और सुंदर बर्बर लड़की को बिस्तर पर लिटा दिया, अन्या, जो बगल में इंतजार कर रही थी, धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन विराट ने अन्या को रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, जो तुरंत ठीक करने वाली थी, और बर्बर लड़की के बाएं हाथ पर अंधेरे धुंध की ओर इशारा किया। अन्या, सावधान रहना, वो अंधेरी धुंध बहुत अजीब लगती है। अगर यह काम नहीं कर रहा है तो मजबूर मत करना। विराट के देखभाल करने वाले शब्दों ने अन्या को शर्मा दिया। उसने आज्ञाकारी रूप से अपना सिर हिलाया और एक दृढ़ एन दिया। ठीक बाद में अन्या ने दोनों हाथों से ताबीज को जकड़ लिया, अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी आत्मा को लकड़ी के ताबीज पर केंद्रित किया। जल्द ही अन्या के हाथों की हथेलियों में एक मोटी हरी रोशनी दिखाई दी। अन्या के नियंत्रण में नर्म समृद्ध हरी रोशनी जल्दी से बर्बर लड़की के शरीर पर गिर गई। एक पल में लड़की का पूरा आंकड़ा हरी रोशनी के साथ चमक उठा। नहीं, ढाल पकड़ने वाले बाएं हाथ ने अभी भी एक बेहोश काला धुंध उत्सर्जित किया। काला धुंध, जैसे कि जागरूक हो कि हरी रोशनी इसे बाहर निकालने की मांग करती है, एक भयंकर संघर्ष में अपने दांत पीस रहा था और अपने पंजे फड़फड़ा रहा था, अन्या द्वारा नियंत्रित हरी ऊर्जा के खिलाफ। हालांकि अन्या द्वारा लगातार समर्थित हरी ऊर्जा काले धुंध की तुलना में एक कदम मजबूत लगती थी। जल्द ही हरी रोशनी ने काले धुंध को थोड़ा पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। लड़की के बाएं अग्रभाग से उसकी हथेली तक जा रहा था। इस क्षण विराट ने देखा कि अन्या के माथे पर पसीने की महीन बूंदें टपकने लगी थीं। जाहिर है, इस तरह का हेरफेर अन्या की आत्मा पर बेहद ड्रेनिंग था। ठीक जब विराट अन्या को थोड़ी देर आराम करने की सलाह देने पर विचार कर रहा था, तो हरी रोशनी अचानक और खिल उठी और उसने देखा कि काला धुंध ढाल मेदेन के बाएं हाथ से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो रहा था, तुरंत हवा में फैल गया। हालांकि हवा खून और सड़ांध की एक बेहोश बदबू से भरी लगती थी। यह उस गंध की तरह था जो तब बाहर निकलती है जब एक पुराना घर जो एक दशक से अधिक समय से नहीं रहा है, अचानक खोला जाता है। इस बिंदु पर अन्या का पतला ढांचा डगमगाया, उसका मूल रूप से गुलाबी रंग एक कमजोर पीलापन में बदल गया और विराट ने तुरंत अन्या को बिस्तर के किनारे बैठने के लिए सहारा दिया। अन्या, तुमने खुद को बहुत जोर दिया। तुमने इसे 2 सत्रों में क्यों नहीं बांटा? नहीं विराट, मैं महसूस कर सकती थी कि काला धुंध बहुत भयानक था। अगर मैं रुक जाती तो काला धुंध राख से फीनिक्स की तरह पुनर्जीवित हो जाता और उसकी बांह पर फिर से कब्जा कर लेता। अन्या ने अपना सिर हिलाया और ईमानदारी से समझाया, क्योंकि उसने विराट की आंखों में देखा। उसकी टकटकी में हट का एक संकेत मुश्किल से ध्यान देने योग्य था। तो ये था। विराट ने अपना सिर हिलाया।
जब विराट ने फिर से बर्बर लड़की को देखा तो उसने पाया कि उसकी पहले से झुकी हुई भौहें अब आराम कर चुकी थीं, उसकी लंबी पलकें थोड़ी कांप रही थीं। उसके चेहरे से वह उपचार से पहले की तुलना में बहुत बेहतर लग रही थी। एक पल सोचने के बाद विराट अन्या की ओर मुड़ा और कहा, अन्या, तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं यहाँ उसकी देखभाल करूंगा। अन्या ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया और विराट द्वारा सहायता प्राप्त आराम करने के लिए आसन कमरे में वापस चली गई। उसकी वर्तमान स्थिति वास्तव में अच्छी नहीं थी। हाल के उपचार ने उसकी आत्मा का बहुत अधिक उपभोग किया था और अब अन्या ने चक्कर आने की लहरों को महसूस किया। एक अच्छी नींद की सख्त जरूरत थी। ... विराट को ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। उपचार के लगभग आधे घंटे बाद बर्बर लड़की धीरे धीरे होश में आए। एक नर्म कराहट के साथ बर्बर लड़की ने अपनी भ्रमित आंखें खोली। तुम जाग रही हो, विराट ने धीरे से कहा। लड़की कांप उठी और धीरे धीरे विराट को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, कहा, जाग रही हूं। उसकी आंखें धीरे धीरे साफ हो गईं, लेकिन अगले ही पल जैसे कि कुछ याद आ रहा हो, उसने अनियंत्रित रूप से कल किया, अपने घुटनों को गले लगाया और बिस्तर पर धीरे से सिसकना शुरू कर दिया। इस प्रतिक्रिया ने तुरंत विराट को हैरान कर दिया, लेकिन जल्दी से उसे एहसास हुआ कि यह बहुत संभावना थी। ऐसे ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल AK नॉवल यूनिवर्स को सब्सक्राइब करके लाइक करें और घंटी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।